डेमोक्रेसी में, डेवलपमेंटल जर्नलिज्म में, डायलॉग में हम हैं बोल्ड, ब्राइट और बैलेंस्ड। देशबंधु प्रेजेंट्स टीवी लाइव ऑनलाइन टीवी, जहां है खबरें लगातार। नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो भारत की राजनीति इस वक्त एक ऐतिहासिक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। दरअसल आज वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सांसद सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है। आप जानते हैं कि कल सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी और इसके बाद आज उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया। कल राहुल गांधी को जमानत मिल गई थी और हाई कोर्ट में अपील करने के लिए उनके पास 30 दिनों का वक्त भी है। ये सारी बातें हम कल यहां कह चुके हैं, इस पर चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन कल से लेकर आज तक, बल्कि आज सुबह से लेकर इस वक्त शाम तक जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, राजनीतिक घटनाएं बड़ी तेजी से बदल रही हैं, जिसका अनुमान कांग्रेस को तो रहा होगा लेकिन शायद बीजेपी को नहीं रहा होगा और यहीं पर शायद बीजेपी चूक कर गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उन प्रतिक्रियाओं की जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद आई हैं। आइए जरा देखें कि विपक्ष के किन किन नेताओं ने चुन चुन करके इस मामले में क्या क्या कहा है। देखिए, के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, कह रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का आज काला दिन है। राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित करना नरेंद्र मोदी के अहंकार और तानाशाही को दिखाता है। ये के चंद्रशेखर राव हैं। इनके बाद ममता बनर्जी कह रही हैं सीधा कि प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत में विपक्षी नेता बीजेपी के निशाने पर हैं, जबकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले बीजेपी नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। विपक्षी नेताओं को उनके भाषणों के लिए अयोग्य ठहराया जाता है। आज हमने अपने संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक नया निम्न स्तर देखा है। ये कह रही हैं ममता बनर्जी, सीएम हैं पश्चिम बंगाल की। अब आगे देखिए, अखिलेश यादव पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के मुखिया, वो क्या कुछ कह रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कई नेताओं की सदस्यता भी बीजेपी ने ले ली है। अब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। महंगाई और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों और दोस्त कारोबारी पर बहस से ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर यह सब किया गया, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं। सीताराम येचुरी महासचिव सीपीएम क्या कुछ कह रहे हैं। कह रहे हैं ये निंदनीय है कि बीजेपी अब विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने और उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए आपराधिक मानहानि का रास्ता अपना रही है, जैसा कि अब राहुल गांधी के साथ किया गया है। यह विपक्ष के खिलाफ ईडी और सीबीआई का शीर्ष दुरुपयोग बताता है। ऐसे सत्तावादी हमलों का विरोध करना होगा और उन्हें हराना होगा। आगे बढ़ें और देखते हैं उद्धव ठाकरे। जी हां, उद्धव ठाकरे पूर्व सीएम महाराष्ट्र के क्या कुछ कह रहे हैं। कह रहे हैं सीधा, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। चोर को चोर कहना अब हमारे देश में एक अपराध बन गया है। चोर और लुटेरे अभी भी आजाद हैं और राहुल गांधी को सजा दे दी गई। ये लोकतंत्र की सीधी हत्या है। पूरा सरकारी सिस्टम आज एक दबाव में है। तानाशाही के अंत की आज शुरुआत हो चुकी है। अब केवल इस लड़ाई को दिशा देनी है। ये उद्धव ठाकरे के बाद तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। सीधा कह रहे हैं भाजपा ने विपक्षी नेताओं के लिए बना रखा है चक्रव्यूह। ईडी और इनकम टैक्स का यूज कर उन्हें बनाया जा रहा है निशाना। यह संविधान, लोकतंत्र, राजनीति और देश के लिए चिंता का विषय है। इनके अलावा एमके स्टालिन क्या कुछ कह रहे हैं। स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, कह रहे हैं कि सरकार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई वापस लेनी ही होगी। और ये तो अभी आप इन सब के ट्वीट देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ बाइट्स भी हैं, कुछ लोगों के बयान भी हैं सीधे सीधे मीडिया के सामने आकर। क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने तो आज दोस्तों विधानसभा में, बजट सत्र उनका चल रहा है दिल्ली का, और दिल्ली विधानसभा में पहले वहां वक्तव्य देते हुए राहुल गांधी पर सीधा वक्तव्य देते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल। और मोदी
यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद जब वो विधानसभा से बाहर आए तो उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की, उस दौरान भी नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। जिस तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सज़ा दी गई और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन देश के लिए पूरा आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी, और सारी पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाए। ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि एक ही नेता बचे, वन नेशन वन लीडर, बाकी सारे लीडर्स को ख़त्म कर दिया जाए। इसी को तो तानाशाही कहते हैं, इसी को तो डिक्टेटरशिप कहते हैं। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। 3 शब्द जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के, कि इस देश को तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से बचाना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आरजेडी के राज्यसभा सदस्य मनोज झा, उन्होंने भी आज कहा है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने की घोषणा नहीं हुई है, बल्कि भारत में लोकतंत्र के मौत की आधिकारिक रूप से घोषणा आज कर दी गई है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा। देखिए, ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ है। जिस तीव्रता से ये निर्णय लिया गया, जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रह गए। कल ही तेजस्वी जी ने, डिप्टी सीएम हमारे दल की, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दलों को अब ये सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। और आज देखिए, जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा डेमोक्रेसी के पर संकट के बाद, आपने तस्दीक कर दी। आपके मनसा वाचा कर्मणा में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और मैं समझता हूं कि सभी दलों को अब यह तय करना होगा, नागरिक समाज के साथ मिल करके, लोगों के साथ मिल करके, कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा। अन्यथा हिंदुस्तान का जो 75वें वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी। ये सिर्फ राहुल गांधी का की लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं हुई है, लोकतंत्र मृत घोषित हुआ है आज। ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। तो ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द डेथ ऑफ द डेमोक्रेसी कह रहे हैं मनोज झा। बहुत बड़ी बात यहां कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। और इनके अलावा टीएमसी से राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने तो इस घटना को शेमफुल बता दिया है। सुनिए जरा। डेरेक ओब्रायन जा रहे थे कोलकाता, लेकिन रास्ते में जब खबर मिली एयरपोर्ट से, उन्होंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करके शेयर किया है। सुनिए। Boarding a flight to Calcutta, so this quick reaction on what just happened to Mr. Rahul Gandhi. The BJP are desperate to silence the voice of the opposition. We know they are desperate. We know they want to silence the voice. We know they would go to all kinds of lows, but this is the low of the low, the lowest since 1950. Terrible. The lowest in parliamentary democracy, in the history of parliamentary democracy. BJP, how low can you go? Mr. Modi and Mr. Shah. BJP, shame on you. Shame.
साफ कह रहे हैं शेम ऑन यू। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह समूचा विपक्ष, लगभग समूचा विपक्ष जो है वो एक साथ एक तरह से राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये एकता बीजेपी के खिलाफ और मोदी सरकार के मनमाने रवैये के खिलाफ है। विपक्ष तो पहले ही मोदी सरकार पर यह आरोप लगाता रहा है कि ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है और जल्द ही उस पर सुनवाई भी होगी 5 अप्रैल को। लेकिन राहुल गांधी को जिस बहाने से लोकसभा से बाहर किया गया है उससे विपक्षी एकता अपने आप बन गई है, क्योंकि सब समझ रहे हैं कि बीजेपी किस तरह की राजनीति कर रही है और कैसे लोकतंत्र को चुनौती मिल रही है। इसीलिए विपक्ष तानाशाही का आरोप सरकार पर लगा रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा था खड़गे साहब ने, जरा ये भी सुन लेते हैं। हमने तो कहा कि उनको सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे। तो हर जगह बोलेंगे कह रहे हैं खड़गे। और वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार को चेतावनी और चुनौती दी है और साथ ही अपने परिवार का इतिहास बताकर इशारा कर दिया है कि वे झुकने वाले नहीं हैं। देखिए इस ट्वीट को, क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी साफ लिख रही हैं, नरेंद्र मोदी जी, आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर तक कहा। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है। कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा कायम रखता है। भरी संसद में आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि वो नेहरू नाम क्यों नहीं रखते। इसके आगे भी प्रियंका गांधी लिखती हैं, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सजा नहीं दी, आपको संसद से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। राहुल जी एक सच्चे देशभक्त की तरह अडानी की लूट पर सवाल उठाया। राहुल जी ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पे सवाल उठाया। क्या आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया है कि उसकी लूट पर सवाल उठा तो आप बौखला गए। आप अपने परिवार को परिवारवादी कहते हैं, जान लीजिए। इसके आगे लिखती हैं, जरा आगे वाले उसको लेके, हाँ, जान लीजिए इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा जिसे आप खत्म करने में लगे हैं। इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज बुलंद की और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी एक खासियत है, आप जैसे कायर, सत्ता लोभी, तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। बहुत ही गंभीर और बहुत चेतावनीपूर्ण ये ट्वीट प्रियंका गांधी का। तो विपक्ष के तेवर और कांग्रेस के मजबूत इरादे, प्रियंका गांधी जिस प्रकार यहां लिख रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें कही, उसके अलावा कांग्रेस के तमाम नेता, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस ने आज की, वहां भी अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश ने अपनी बात रखी और वहां भी पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। तो बहुत कुछ जो है वो बता रहे हैं कि देश की राजनीति में जल्द कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यह घटना इतिहास के उन पन्नों की याद दिला रही है दोस्तों, जिसमें इसी तरह इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। आपको याद होगा 20 दिसंबर 1978 को उनकी सदस्यता रद्द की गई थी। तब भी माहौल कांग्रेस के खिलाफ था। इंदिरा गांधी कुछ वक्त के लिए संसद से बाहर हुई, लेकिन जब वापस लौटी तो जबरदस्त समर्थन के साथ लौटी। तो क्या इतिहास का यह पड़ाव भी दोबारा देखने को मिल सकता है? क्या राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के साथ राजनीति का एक नया चैप्टर देश में खुलेगा? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी सदस्यता खत्म होने के बाद पहली प्रतिक्रिया में ट्वीट किया। क्या कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं ट्वीट में, जरा वो भी देख लेते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। अपने आप में बहुत बड़ी बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने राहुल गांधी के फोटो के साथ अपने ट्विटर हैंडल को, सोशल मीडिया के तमाम हैंडल को राहुल गांधी के ट्विटर के फोटो के साथ में डरो मत के नारे को उस पर चस्पा करते हुए चेंज कर दिया है। तो क्या कांग्रेस राहुल में और दूसरी तरफ
पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पे हैं। जब हम बात कर रहे हैं, कई जगह से घटनाएं आ रही हैं, दुर्घटनाएं और विरोध प्रदर्शन, ये सब हम देख रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, कोलकाता हो, कई जगह की खबरें आ रही हैं, विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। क्या राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म करके बीजेपी फंस गई है? बीजेपी जो है वो सवालों के घेरे में आ गई है। क्या विपक्ष जो है वो एक बड़ी चुनौती बन के आ गया है? जब केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, केसीआर, अखिलेश यादव, ये चार का नाम तो हम लोग रोज बात करते थे और चारों को लेकर के तमाम मेन स्ट्रीम, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया पर जब चर्चा होती थी तो कहा जाता था कि विपक्ष बिखरा हुआ है तो कैसे मोदी को कोई हराएगा। क्या यहां कुछ और तस्वीर बनने की तैयारी है? और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मैं हर कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूं। आइए चलते हैं, अब राहुल गांधी फ्री हो चुके हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़े और फ्री राहुल गांधी क्या कुछ कर रहे हैं, क्या क्या तस्वीरें बनने जा रही हैं, क्या बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर वायनाड में सरकार चुनाव करवा देगी, चुनाव आयोग क्या उसकी तैयारियों में लग गया है? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर जी, सीधे कांग्रेस मुख्यालय से आ रहे हैं और वहां की गतिविधियों पर हम अभी चर्चा कर भी रहे थे, आगे भी इस पर बात करेंगे हम। और शकील जी, आपका स्वागत करता हूं। जेपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। अखिल स्वामी जी आज काले सिर पे काले लिबास के साथ में हैं, समझेंगे उनसे कि क्या है ये। और आपका स्वागत करता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़े हुए हैं हमारे साथी धनंजय कुमार जी और अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं और स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। बहुत सारी बातें, कितने सारे ट्वीट्स, सोच रहा था किनको लूं किनको ना लूं। बहुत सारे अलग अलग पार्टियों के ट्वीट्स आ रहे हैं और उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहीं से शुरुआत हो चुकी है इस देश में एक विपक्षी एकता की। आना चाहता हूं सबसे पहले एक प्रतिक्रिया के लिए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास ही, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पहली प्रतिक्रिया, कल चर्चा हम लोग कर भी रहे थे स्वामी जी कि राहुल गांधी की सदस्यता पर तलवार लटकी हुई है, आज वो डिस्क्वालीफाई हो गए। क्या हम 1978 को रिपीट होते हुए देखेंगे आने वाले समय में? किस रूप में आप देखते हैं? देखिए राजीव जी, पहले तो आपने ये कहा कि मैंने ये काली पट्टी क्यों बांधी है। वास्तविकता में मैं एक तो इसलिए दुखी हूं कि भारतीय लोकतंत्र जो है वो आईसीयू में पहुंच गया है। अब बचेगा कि नहीं बचेगा ये तो डॉक्टर्स बताएंगे। दूसरी बात, मेरे को ये भी महसूस हो रहा है कि जो विश्व की कोई शक्ति कल्पना नहीं कर पाती थी कि चीज हो पाएगी, वो मोदी जी ने कर दी, वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दी और न्यायालय ने कर दी। वो ये कर दिया कि जो हम समझते थे कि विपक्ष एकजुट नहीं हो पाएगा, कोई शक्ति ऐसी नहीं है, इतनी इन लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं कि आपस में नहीं जोड़ पाएंगे, एक कदम ने पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया और ये ऐसा फेविकोल का जोड़ है जो छूटेगा नहीं। दूसरी बात जो आपने कही कि इन्होंने क्या किया है, अब ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एक प्रोफेसर की तरह मैं बोल रहा हूं, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ब्लंडर। स्ट्रेटेजिक ब्लंडर इन्होंने किया कि पहले इनके भाजपा के लोग कहा करते थे कि मेरे जब तक राहुल गांधी है हमारा ट्रम्प कार्ड है और राहुल गांधी जब तक कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे हम जीतेंगे। और इन्होंने देखिए उसी बात का कितना पलटवार किया है कि राहुल गांधी को जगह से हटाकर मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने सामने खड़ा कर लिया है। आज जो कांग्रेस का विपक्ष का सबसे बड़ा लीडर है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो कहा था कि आपने तो चलिए चाय बेच ली उस स्टेशन में जो उस जमाने में था ही नहीं, बना ही नहीं था, वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती थी, चाय कैसे बेची आप जाने, लेकिन मेरी चाय कोई पीता नहीं। और खड़गे साहब का, राजीव जी, अगर आप इतिहास देखें, जो हैदराबाद के जिनके खिलाफ ये लोग बातें करते हैं और हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, खड़गे साहब की मां को और बहन को जिंदा जला दिया था उन लोगों ने। ये वो व्यक्ति है, ये भीमराव अंबेडकर साहब का, बाबा साहब का प्रतिरूप है। जब ये देखता हूं मुझे लगता है बाबा साहब दोबारा सामने आ गए हैं। अब ये भाजपा ने कोशिश की है कि अब ये राहुल गांधी को किनारे करके अब ये खड़गे साहब से लड़ेंगे। अब मुझे लगता है खड़गे साहब से लड़ना इनकी अब बलबूते की चीज नहीं है। तीसरी चीज जो आपने कही कि राहुल गांधी को इन्होंने स्वतंत्र छोड़ दिया।
अब राहुल गांधी को केवल जनता से जुड़ना चाहिए। जो उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी और जिस प्रकार से जनता से वो जुड़े थे, मोदी जी का मुकाबला करने के लिए खड़गे जी पर्याप्त हैं। 80 साल का वो वृद्ध जो है भीष्म पितामह है और इस बार वो पांडवों के साथ है, कौरवों के साथ नहीं है। और एक चीज की मुझे चिंता राजीव जी है, मैं फिर आपसे कहता हूं जो कल मैंने आपसे चर्चा में कहा था, मुझे राहुल गांधी की जान पे खतरा दिख रहा है। आप आश्चर्य करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है इनका अगला कदम होगा उनसे ये बंगला छीनेंगे, पार्लियामेंट का बंगला छीनेंगे और उसके बाद ये उनकी जान पे खतरा हो सकता है। जिस लड़के ने अपनी दादी की हत्या होती देखी है, जिसने अपने पिता की हत्या होती देखी है, पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या देखी है, जिसने अपने पड़नाना की चरित्र होते देखी है, जिसने महात्मा गांधी जैसे महानतम संत की चरित्र हत्या व्हाट्सएप के होती देखी है, मैं राहुल गांधी की जान के लिए फिक्रमंद हूं, क्योंकि ये देश एकजुट रहना चाहिए। इस देश में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और जिस प्रकार से जो किरण भाई पटेल को Z+ सिक्योरिटी देके कश्मीर में, उत्तराखंड में और रूस में घुमाया गया, मुझे खतरा है कहीं ऐसा ना हो कि इनका ये Z+ सिक्योरिटी हटा के गौतम अडानी और विनोद अडानी को दे दें। इसलिए राजीव जी मैं चिंतित हूं, मैं परेशान हूं, इसलिए काली पट्टी बांधी है, क्योंकि मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि देश किस दिशा में जा रहा है। लोकतंत्र बचेगा वो तो मैंने आशा छोड़ ही दी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम बिल्कुल तानाशाही के दरवाजे पे पहुंच गए हैं। और राजीव जी इसलिए मैं चिंतित हूं। चिंतित क्यों हैं ये बता रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और अपनी बात के साथ साथ इस देश में जो कुछ चल रहा है, इस पॉलिटिक्स के हिसाब से जो कुछ होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए, वो यहां बयां कर रहे हैं। सीधा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, क्या कुछ दिल्ली में चल रहा है प्रशांत जी? राजीव जी, आज जो हुआ है मैं कहूंगा कि अप्रत्याशित नहीं है। हम लोग चर्चा कर रहे थे इसका, कल भी हम लोगों ने कहा था कि ये ओपन है, पूरा एक्सपोज है, लेकिन जिस तरीके से ये फैसला हुआ है और जिस तरीके से अडानी के भाषण के बाद, मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूं कि राहुल गांधी का अडानी और मोदी के रिश्तों को बताने वाला लोकसभा में भाषण, वो इस घटना की असली वजह है। मैं फिर कह दूं इस बात को कि वो स्पीकर ओम बिरला की टैक्टिकल मिस्टेक थी। वो समझ नहीं पाए कि राहुल गांधी कहां शुरू करेंगे और कहां तक पहुंच जाएंगे, और राहुल गांधी को उन्होंने 50 मिनट का प्लेटफॉर्म दिया। राहुल गांधी ने देश के सामने नरेंद्र मोदी की इज्जत को तार तार कर दिया, और उनके अडानी के रिश्ते, कितनी यात्राएं, कितने ठेके, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, कुछ बचा नहीं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। और बड़े आराम तकिए के साथ प्राइवेट प्लेन में फोटो मोदी साहब का अडानी के जहाज में, वो भी दिखा दिया पार्लियामेंट में। वो टर्निंग पॉइंट था राजीव जी, और उसके बाद उसको स्पंज किया, वहां से रुके। उसी के बाद ये जो 2019 का केस था, जो अपनी गति से चल रहा था, सोया हुआ था, उसमें स्टे भी आके ले लिया था, उस केस को रिवाइव किया गया, और केवल रिवाइव नहीं किया गया, 1 महीने के अंदर उसको वहां पहुंचाया गया जहां वो अब पहुंच गया। तो ये जो जजमेंट है, जिसमें कि वो बहुत साफ 2 दिन से हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि, और बाकी कानून भी कह रहे हैं, अभी प्रशांत भूषण जी का वो पौधारा ट्वीट, वो भी यही बात कह रहे हैं कि उन्होंने 3 मोदियों का नाम लिया और उनको चोर कहा। चौथे मोदी ने कंप्लेंट की, वो भी कर्नाटक का मामला, भाषण कर्नाटक में, कंप्लेंट गुजरात में, फिर केस उन्होंने स्टे ले लिया, जाके स्टे वोकेट करवाया गया, विड्रॉ की गई पिटीशन। ये पूरा जो जजमेंट है और जजमेंट का प्रोसेस है,
ये दोनों स्कैम है, कराया गया है, इंड्यूस्ड है। इसकी सर्कमस्टांसेस बता रही कि इंड्यूस्ड है। और ये अगर ऐसा है तो न्याय प्रक्रिया पे भरोसा ही उठ जाए। यानी अगर आप इस तरीके से फैसला करेंगे कि इसने मास्टर दिया, इनका पुराना मामला खोद के निकालो और पुराना मामला खोद के निकाल के इनको फंसा दो, पार्लियामेंट से निकाल दो, तो ये बहुत अलोकतांत्रिक डिक्टेटरशिप है पूरी। और उसके राजनीतिक पहलू है अपनी जगह। एक बात और मैं कह दूं, उसके बाद में एक दो लाइन राजनीतिक पहलू में कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस अलोकतांत्रिक तरीकों पे, धमकियों पे, जो राहुल गांधी को धमकी मिली वैसी ही धमकी सुप्रीम कोर्ट को मिली है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों को कानून मंत्री ने कहा कि ये एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा है। एक सेमिनार में, उस सेमिनार में 3 सुप्रीम कोर्ट के जज थे। आज उसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ है। राजीव जी, क्यों मैं बात कर रहा हूं इस बात की? आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के बाकी 2 जजों ने एक वकील जॉन सत्यम का नाम सरकार ने रोका हुआ था। उनका नाम के लिए सरकार की आलोचना की है कि उनका नाम क्लियर करें। जज, मद्रास हाईकोर्ट के जज के लिए उनका नाम क्यों रोका है सरकार ने? जॉन सत्यम का नाम इसलिए रोका क्योंकि उन्होंने CAA पर आर्टिकल लिखा था स्क्रॉल में। जॉन सत्यम वो व्यक्ति भी है जो उस सेमिनार में मौजूद थे और उन्होंने भाषण भी दिया था, डायस में थे जब वो पूर्व जज में बैठे हुए थे, जिसको किरण रिजिजू कह रहे हैं कि एंटी इंडिया गैंग। तो आप देखिए कि उस धमकी को सुप्रीम कोर्ट भी महसूस कर रहा है कि ये एक माफिया की भाषा है। क्या आप पूर्व जजेस को कहेंगे कि एंटी इंडिया गैंग है, इनको सबक सिखा देंगे? तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तगड़ा रिएक्शन दिया है अपना आज। एक बात। अब दूसरी की वजह पॉलिटिकल, जैसे स्वामी जी कह रहे थे, अब सब देख रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टी एक हो गई। अब 2024 का इलेक्शन का माहौल है। अब इसको कांग्रेस और अपोजिशन लीडर्स कैसे जमीन में उतारते हैं इस संघर्ष को, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो ये तय है कि रोज, मतलब अब आगे आने वाले 2024 अप्रैल मई तक, चुनाव तक, अब आपको रोज यहीं से खबरें मिलेंगी। और हिंडनबर्ग का एक नया खुलासा अडानी का आने वाला है, तमाम चीजें और होगी, वो होगी। तो अब जमीन पे विपक्ष कैसे उतरता है, इसको लेकर ये देखना होगा। राजीव जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण। जेपी सिंह साहब, सीधे आपके पास आना चाहता हूं, जरा कानूनी पहलू भी है और साथ साथ जेपी सिंह साहब, राहुल गांधी को कल सजा होती है और कल ही आदेश भी दे दिया जाता है कि नोटिफिकेशन जारी करो और इनको संसद से डिस्क्वालीफाई करो। और आज वो नोटिफिकेशन बाहर आ जाता है और उसके बाद से जो कुछ हो रहा है हम देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर कानूनी पहलू से इतर जो सियासी पहलू है जेपी सिंह साहब, उसमें हम देख रहे हैं साफ साफ कि वो सारे दल अब राहुल गांधी के पक्ष में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके प्रमुख जो अभी तक सत्ता पक्ष के करीब दिखाई देते थे, बी टीम कहलाते थे, ये जो परिवर्तन है इसको किस रूप में आप देखते हैं? ये तो है कि सबको एक भाषा बोली बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारी बारी, कल तुम्हारी बारी। और छोट भैया को पकड़ेंगे, छोट भैया को प्रताड़ित करेंगे तो बड़े भैया लोग ना बोले, लेकिन अब बड़े भैया को यहाँ प्रताड़ित करेंगे तो छोट भैया को तो खुद अपने आप ही औकात पता चल जाएगी कि जो है जब उनको साथ ही ऐसा कर सकते हैं तो हम किस खेत की मूली। सिसोदिया के साथ जो है कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को अच्छी तरह से देख रहे हैं। अखिलेश यादव भी जाके वहां उन्होंने कुछ कहा ममता बनर्जी के पास, अब जो है उनको भी समझ में आ गया कि ये कुछ भी कर सकते हैं, खाली इनको लग जाए। अखिलेश भी उत्तर प्रदेश में बढ़ के बोल रहे हैं कि हम 80 सीट जीतेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सूत्र वाला कार्ड अलग खेल रखा है उन्होंने। तो सवाल इस बात का है कि जब अपने दरवाजे पर जो है वो क्या कहते हैं
यमराज आगे खड़े हो जाते तो पता चलता है ना ये मौत का जो है क्या कहते हैं असली तांडव क्या है। तो अगर उसमें नहीं बोलेंगे, नहीं साथ आएंगे तो कहां जाएंगे? इनके में कौन बोलेगा आप ही बताइए। अगर राहुल गांधी को कुछ हुआ और इन्होंने नहीं बोला और फिर जो गलत है वो गलत है। अब सवाल इस बात का है कि मैं आज दिन भर कई चैनलों को भी देखा, हमने कई जगह भाषणों को भी सुना भाई लोगों के कि साहब इन्होंने अपनी गैलेक्सी ऑफ वकील की जो टीम है उसको नहीं लगाया कांग्रेस ने। अब मक्खी का शिकार तोप से किया जाता है। जो बात शुरू से है कि क्या कहते हैं बिल्कुल गलत फूटिंग पर यह मुकदमा चल रहा है और गुजरात में न चलता कहीं और चलता तो हो सकता है खत्म भी हो गया होता बीच ही में, कि किसी पर्टिकुलर आदमी जिसके लिए कहा गया उसके अलावा चौथा आदमी, पांचवा आदमी, सातवां आदमी। तो बात वही है ना कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन सभी आतंकवादी मुसलमान क्यों है? तो सब उसमें भी जो है वो सारे मुसलमान जो है खड़े होकर कहने लगते। हम कहते हैं, लोग आए दिन कहते हैं कि सरकारें भ्रष्ट होती है, न्यायपालिका जो है वो भ्रष्ट हो गई है, तो सारे लोगों पर जो है वो क्या कहते हैं मानहानि का मुकदमा चलाते। जब तक पर्टिकुलर जिसको कहा जाए अगर वो प्रताड़ित ना हो, वो जो है वो मानहानि का मामला न करे, तो इस तरह का मानहानि का मुकदमा चलता है क्या जिस तरह चल रहा है? तो ये लोग अच्छी तरह से मुतमईन थे कि जो है वो क्या कहते हैं ये चौथे आदमी ने जो किया है वो कहीं से पार्टी नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी से इसको नहीं जोड़ा जा सकता। और आज भी अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है प्रथम उसमें जो इनको जब दोषी ठहराया गया कल, तो उन्होंने इस सब बातों को जो है बहुत ही रेखांकित किया कि जो अभी जजमेंट नहीं मिला लेकिन जो पढ़ने में आया उसके हिसाब से ये सब इसमें डिफॉर्मिटी है और ये आगे चल के ठीक हो सकती है। लेकिन यही दूसरी बात एक और भी है कि अगर जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जैसे ही आपको 2 साल की सजा, न्यूनतम 2 साल की सजा हो गई या 2 साल से अधिक हो गई आपकी संसद सदस्यता, विधानसभा सदस्यता चली जाएगी, तो उस आधार पर तो राहुल की चली गई। ये तो मेरिट पर अब बाद में मामला डिसाइड होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर जज साहब वो जो मजिस्ट्रेट साहब है, ये मजिस्ट्रेट के कोर्ट का है, ये डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट का नहीं है। तो मजिस्ट्रेट साहब अगर ईमानदार होते तो 1 महीने के लिए सजा को भी स्थगित कर देते। 1 महीने में आप जो है ऊपर की कोर्ट से जाइए, हमारी समझ से ये था, लेकिन इसकी पुष्टि करा लीजिए। तो उन्होंने भी मैक्सिमम सजा दी ताकि राहुल गांधी की सदस्यता चली जाए। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में आजम खां को जो है मैक्सिमम सजा दी गई ताकि जो है उनकी सदस्यता चली जाए। बाकी होता तो 6 महीने के लिए होता, 3 महीने के लिए होता, आपका ये होता कि साहब प्रोबेशन पीरियड दिया जाता है कि आप आइंदा ऐसा कुछ मत कीजिए। हेट स्पीच इतनी होती है, जो मान लीजिए कि अगर मोदी को उन्होंने चोर कहा तो वो हेट स्पीच की श्रेणी में है। हेट स्पीच इतनी होती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मुकदमा चल रहा है और एक आदमी को जो है मतलब हेट स्पीच में दंडित नहीं किया गया। चौहान के जो है खुलेआम अपने चैनल पर जो है क्या कहते हैं आपके विश्वमन जो है मतलब रोज करता है, आपके अर्णव गोस्वामी विश्वमन रोज करते हैं, इस तरह तमाम चीजें हैं। आपके इनके मंत्री अब आपने जो अभी पूर्व वक्ता ने कहा रिज्जू वाली बात कि उन्होंने सीधे सीधे हटाया, ये क्या किसी शरीफ आदमी की बोली है, ये केंद्रीय मंत्री की बोली है या गुंडे मवाली की बोली है कि सबको दंडित किया जाएगा? और उन्होंने पूर्व जजों को नहीं धमकी दी, उन्होंने वर्तमान जजों को भी धमकी दी कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग में जो है शामिल जो है क्या कहते हैं आपको क्यों न माना जाए, आप इस तरह सरकार के बारे में चल रहे हैं। देखिए एक समय था जब सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ढाल बन के खड़ा होकर सब उनको रिलीफ देता था, नोटबंदी से लेके आपने बहुत, और इस समय सुप्रीम कोर्ट हर मामले में उनको खड़ा कर रहा है। लेकिन आज ही एक फैसला आया है एमआर शाह की कोर्ट से, उन्होंने यूएपीए को कहा है कि पहले जो मार्कंडे काजू और ज्ञान सुधा मिश्रा ने जो जजमेंट दिया था कि जो है वो क्या कहते हैं कोई आदमी किसी भी प्रतिबंधित का सदस्य हो संगठन का, अगर वो हिंसा में लिप्त नहीं है तो उसको उसके आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता सदस्यता के आधार पर। आज इन्होंने कहा कि नहीं सदस्य होगा तो भी दंडित होगा। एमआर शाह, सीटी रवि कुमार और एक तीसरे जज कोई थे। तो आज जो है इतना जो है बीच में जो इनके खिलाफ चल रहा था तो आज फिर एक हवा का झोंका आया। अब जस्टिस एमआर शाह के बारे में कहना नहीं चाहता, हमारे जितने वक्ता यहाँ हैं आप स्वयं जानते होंगे कि जस्टिस एमआर शाह का सब क्या बैकग्राउंड है और कितने वो हमारे प्रधान सेवक के प्रशंसक हैं। अब एक नया मामला बिल्किस बानो वाला जो चल रहा था, आज अभी देख रहे हैं कि 27 तारीख को सुनवाई होगी और कोर्ट बन गई है जस्टिस के.एम. जोसेफ और नाग रत्ना की, जो कि बहुत ही मतलब क्या कहते हैं ईमानदार बेंच है। अब देखिए इसमें क्या फैसला आता है। ये चारों तरफ लड़ रहे हैं सर, ये जुडिशरी से लड़ रहे हैं, ये राहुल गांधी से लड़ रहे हैं, ये ममता बनर्जी से लड़ रहे हैं, ये अखिलेश यादव से लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव से लड़ रहे हैं, महाविकास अघाड़ी से लड़ रहे हैं। 14 दल चले गए, वहां के साथ दुरुपयोग हो रहा है और फिर अब
ईवीएम पर भी 1 हफ्ते 10 दिन में आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, वो 2 साल की सजा से डरते नहीं, और इसलिए जो है हम लोगों को भी विशेष चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सदस्यता जाएगी तो जाएगी, लेकिन वो जो है इनके लिए इतना बड़ा डेंट बीजेपी के लिए साबित होगा जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी, सदस्यता जा चुकी है ऑलरेडी, और हम चिंतित नहीं हैं। हम यहाँ पर सीधा उस पर विश्लेषण कर रहे हैं। विश्लेषण करने के लिए हम आप बैठे हुए हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो सियासत है वो किस दिशा में, खासकर कांग्रेस की विपक्ष जो है, विपक्ष के 4 अलग अलग बड़े बड़े नेता जो हैं वो बाहर आकर के अगर राहुल गांधी के पक्ष में अपना बयान दे रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धनंजय कुमार जी, किस रूप में आप देखते हैं आज के पूरे घटनाक्रम को? केजरीवाल जी का बयान तो मुझे बड़ा विस्मयकारी लगा। इसलिए लगा कि हमेशा उन्होंने कहा कि मोदी से मैं ही लड़ूंगा। इस बार कहा उन्होंने कि कोई भी दल जीते, कोई भी सरकार बनाए, लेकिन इसके खिलाफ मिलकर के लड़ना जरूरी है, क्योंकि ये जनतंत्र पे हमला है। फाइनली उन्होंने मान लिया कि जनतंत्र पे हमला है, और बाकी पार्टियों ने भी माना कि जनतंत्र पे हमला है। हम तो कब से कह रहे हैं कि जनतंत्र पे हमला है, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं। हम तो उसी दिन जनतंत्र पे हमला मान लिए थे जब नोटबंदी की थी इन्होंने। नोटबंदी में जनता को बैंक के बाहर खड़ा करवा दिया और पुलिस को डंडे दे दिए कि पीटो इनको। अपने पैसे निकालने के लिए जनता डंडे खा रही थी। अपने पैसे होने के बाद भी जनता, आम जनता जो है वो नुकसान झेल रही थी। लेकिन नोटबंदी के बाद जो काला धन आया वो कहां गया? तो बहुत काला धन था, पता नहीं कहां कहां काला धन था। इधर फैला मिल रहा है, उधर मिल रहा है, उधर मिल रहा है। चैनल वाले बोल रहे थे किधर मिला। फाइनली जहां मिला राहुल गांधी ने पकड़ लिया। अब राहुल गांधी ने जब पकड़ लिया तो अब जवाब देते नहीं बन रहा, तो आप उनके भाषण को स्पंज कर देते हैं। और राहुल गांधी ने चूंकि भेद जान लिया, इसलिए आपने फिर अब कोर्ट का सहारा लिया। जैसा भी जेपी सिंह साहब ने कहा कि सबसे लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं। ये पहले जब देश आजाद हो रहा था तब ये सत्ता पकड़ने के चक्कर में लगे हुए थे, अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। वहां से छूटे तो इन्होंने कहा कि मैं इस लोकतंत्र को नहीं मानता, ये हिंदू राष्ट्र होना था। गांधी को मार दिया, देश का बंटवारा हो गया इसलिए कह करके। फिर इन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने किया कि जो है राम को ले आए। राम को लाने के बाद अब अदालत को ले आए हैं सामने। अब कह रहे हैं कि तो न्यायालय में हुआ, लेकिन न्यायालय को किस तरीके से इन्होंने अपने अंकुश में या अपने मुट्ठी में कैद कर रखा है, इस पे जेपी सिंह साहब ने बहुत बढ़िया बोला, और प्रसाद टंडन भाई ने भी बोला। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कहूं कि आम आदमी जो है उसका विश्वास अदालतों के प्रति और कमजोर हुआ है। क्योंकि आमतौर पे आम आदमी, गरीब आदमी बोलता है कि अदालतें मैनेज होती है, जिसकी जेब में पैसा है वही केस जीत पाएगा। अब लोगों को लग रहा है कि जो सत्ता पे बैठा है वही केस जीतेगा। तो इस तरह की जो चीजें हो रही है, इससे राहुल गांधी को नुकसान नहीं है, इससे नुकसान जो है देश के जनतंत्र को हुआ है। और राहुल गांधी देश के जनतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई के पीछे में जो वजह देखता हूं, जो उनकी पीड़ा देखता हूं, कई लोग कह सकते हैं कि भाई सब अपनी सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं। मैं नहीं मानता हूं राहुल गांधी सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी सही मायने में, जिसे मैं कहूं कि देश आजाद हुआ और देश की आजादी के लिए ढेर सारे लोगों ने कुर्बानी दी, उसमें जवाहरलाल नेहरू परिवार का भी बड़ा योगदान था। और राहुल गांधी को लग रहा है कि उनके विरासत, उनके जो परिवार के लोग, देश के लोग जो लड़ रहे थे आजादी के लिए, आजादी को खत्म किया जा रहा है। राहुल गांधी इसलिए परेशान है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं न्यूज 18 पे न्यूज आ रहा है जिसमें अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जेल होगी। तो राहुल गांधी को जेल होगी। अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तुरंत अभी वायनाड में चुनाव अनाउंस हो जाएगा। जब तक आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करिए तब तक चुनाव अनाउंस कर देंगे वायनाड में। तो ये पूरे सुनियोजित तरीके से है। अब कांग्रेस को ये देखना है या विपक्ष को देखना है कि क्या आप ढुलमुल तरीके से लड़ना चाहते हैं। अब तक तो आपने देखा कि कोरोना काल में लोग मरे, जनता मरी। आपने देखा बेरोजगारी की वजह से जनता मर रही है। आपने देखा कि महंगाई की वजह से जनता मर रही है। और अकेले राहुल गांधी बोल रहे हैं। आप सब लोग अलग अलग सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि अब आप पे भी खतरा है, अगला निशाना आप है, तो आपको लग रहा है कि अब लड़ना पड़ेगा।
तो जनता के लिए लड़ना पड़ेगा, ये आप आज कह रहे हैं। ये तो आपको मैं कहूं उसी दिन कहना चाहिए था जब कोरोना काल में 50 लाख लोग मर गए, जब 13 महीने किसान आंदोलन करते रहे, 750 किसान। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि जो आज का जो मामला है ना, इस पे थोड़ा सा हम लोग रहें, क्योंकि बहुत सारी बातें पीछे की हैं और उन बातों पे जाएंगे, लंबी चर्चा हो जाएगी और बहुत लोग हैं, अभी 2 साथी और आने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी थोड़ा सा जो मुख्य मुद्दा ये है, क्या विपक्ष को, जो विपक्ष के जो 4 लोग हैं, 4 अलग अलग पार्टियों के लोग, वो आते हुए आज तो बयान दे रहे हैं, लेकिन जैसे आपने केजरीवाल की बात की, वहीं से आपने शुरुआत की, थोड़ा उसी दिशा में मैं जानना चाहता हूं टीएमसी का क्या रोल आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव का क्या रोल देख रहे हैं, केसीआर का क्या रोल देख रहे हैं, क्योंकि 4 के बयान हमने रखे हैं यहां पर। देखिए, सब लोगों ने बयान दिए हैं राहुल गांधी के पक्ष में और सबने कहा है ये जनतंत्र पे हमला है। अखिलेश हो, टीएमसी के लोग, ममता बनर्जी हो या के चंद्रशेखर राव हो। लेकिन अब इसमें मैं कहूं कि अब कांग्रेस मूल धुरी में आके खड़ी हो गई राहुल गांधी की इस घटना से। मैं बोलूं कि बीजेपी ने अपने ही पोस्ट में गोल कर दिया है और बीजेपी अब आगे ये सोच रही है कि मैं इसको कैसे हार को जीत में बदल लूं। तो मुझे लगता है अब उसकी हार जो है वो जीत में बदलने वाले नहीं है, क्योंकि विपक्ष इकट्ठा हो गया है और राहुल गांधी और कांग्रेस उसकी धुरी है। उनके बिना अब विपक्ष लड़ाई नहीं लड़ने वाली है। तो ये बड़े एक अच्छा मौका आ गया है और मुझे लगता है विपक्ष इसको जाने नहीं देगा और जनता भी इसको जाने नहीं देगी, क्योंकि जनता को बहुत मूर्ख बनाया इन लोगों ने, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, देश हित के नाम पे। लेकिन देश हित के नाम पे क्या क्या इन लोगों ने किया वो सब जनता ने देखा है। तो मुझे लगता है कि जनता के सामने थोड़ा रोकूंगा, फिर जी आऊंगा, थोड़ा आपसे महाराष्ट्र की बात भी समझना चाहता हूं, इसलिए जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूं, क्योंकि दूसरे राउंड में फिर से विस्तार से जरा महाराष्ट्र की चर्चा भी करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं, क्योंकि बड़े हैं। एक जगह 48, दूसरी जगह 80 सीटें हैं लोकसभा की। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या विपक्ष में भी जो ये कुनबा है ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आज के घटनाक्रम के बाद? निश्चित तौर पे राजीव जी, ये कुनबा बढ़ेगा और जैसा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, वो जो है वो वैसे कुछ भी बोलते रहते हो, लेकिन आज जो बोल रहे थे वो बहुत सोच समझ के और सही बात बोल रहे थे आज अरविंद केजरीवाल। यानी अब तक की उनकी राजनीति जो थी उसमें उनको समझ में आ गया कि वो जो थी वो गलत ट्रैक पे थी और अब जो ट्रैक है वो राहुल गांधी के पीछे ही चलना है, सबको उसी ट्रैक पे जाना है जिस पे राहुल गांधी है। तो एक तरीके से अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया कि लड़ाई जो है ये राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लड़ी जानी है और तानाशाह के खिलाफ लड़ी जानी है। अब वो तानाशाह कौन है और कौन नहीं है और कौन चोर है जिसको राहुल गांधी ने चोर का, मुझे नहीं मालूम कौन है कौन नहीं है, लेकिन वो जो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनको समझ में आ रहा है कि अब लड़ाई जो है वो राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लड़ी जानी है और कांग्रेस उसको लीड करेगी। दूसरी बात राजीव जी, जो लोग ये कह रहे थे अभी तक, मतलब हमारा मीडिया का एक बड़ा वर्ग भी और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, मतलब कि अब राहुल गांधी रेस से बाहर हो गए, अब प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, इसका मतलब जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले थे और अब नहीं बन सकते क्योंकि अब सस्ता चली गई। तो ये सब मिला के जो चीजें हो रही हैं, ये मुझे लगता है कि एक तरीके से पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तगड़ा सेल्फ गोल किया है। मैं फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी रणनीतिकार हैं उनकी मोदी जी से कोई खास दुश्मनी है, वो चाहते हैं कि मोदी जी निपट जाएं, क्योंकि अब विपक्ष एकजुट होकर के लड़ेगा और ये विपक्ष की समझ में आ गया है कि एकजुट होकर के लड़ना है और एक रणनीति के तहत लड़ना है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना जो है वो सबसे पहला लक्ष्य होगा। कौन जीते कौन हारे ये बात अलग की होगी और कौन प्रधानमंत्री बनना है कौन नहीं बनना ये बात की होंगी। पहला लक्ष्य जो अब होगा विपक्ष का, समूचे विपक्ष का, मुझे लगता है कि यही होगा कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जाए। ये एक लक्ष्य लेकर के विपक्ष आगे चलेगा और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत बधाई की पात्र है कि उसने सारे विपक्ष को जो है एक तरीके से एकजुट कर दिया। मुझे लगता है राजीव जी की जो सन 77 की जो आप सन 78 की बातें कर रहे थे उससे ज्यादा गंभीर परिस्थितियां मतलब तैयार हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। परिणाम जो है जो उसमें कांग्रेस के लिए 77 में आए थे उससे ज्यादा खराब आ सकते हैं अगर जो आज विपक्षी एक तरीके से दिखाई दिए और जिस तरीके से 14 दल जो है एकजुट होकर के आज गए हैं सुप्रीम कोर्ट और अब जो ईवीएम के खिलाफ जाएंगे, तो अब ये लड़ाई एकदम साफ हो रही है कि विपक्ष को जो है मतलब ये केन प्रकार बस और बस जिसे कहा जाए, और मोदी जी जैसा कहते हैं कि ईडी सीबीआई ने कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जरूर उनको एकजुट कर दिया है। तो ये कुल मिला के अब जो लड़ाई होगी पूरी वो सब अब कांग्रेस के नेतृत्व में होगी और राहुल गांधी मतलब एक सस्ता समाप्त हो जाने से राहुल गांधी की राजनीति खत्म नहीं होगी, बल्कि राहुल गांधी की राजनीति अब शुरू हुई है।
मतलब मोदी जी ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया कि लड़ाई जो है वो राहुल गांधी से ही होनी है और राहुल गांधी के नेतृत्व में है। सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे कि नहीं बनेंगे या कौन बनेगा, लेकिन लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है उसको लीड राहुल गांधी और कांग्रेस करेगी। ये बात अब तय हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको स्वीकार कर लिया, विपक्ष ने भी तो आज स्वीकार कर ही लिया। राजीव जी, शकील अख्तर जी, क्या राहुल गांधी सेंट्रिक अब आगे की राजनीति हम देखेंगे, विपक्ष की राजनीति? और एक सवाल, दूसरा सवाल इसके साथ, चूंकि अभी आप वहीं से आ रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय से आ रहे हैं, आपसे भी समझना चाहूँ क्या कुछ चल रहा है, दिन भर आप वहाँ थे, जो घटनाक्रम है उसकी क्या प्रतिक्रियाएं रहीं कांग्रेस के अंदर और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए राजीव जी, जो कुछ चल रहा है उसे आपके अखबार में देशबंधु में अभी कुछ दिनों पहले ही हमने लिख दिया था और आपने उसकी हेडलाइन लगाई थी, उसका हेडिंग था कि राहुल की सदस्यता भी इंदिरा गांधी की तरह जाएगी। बिल्कुल, वो आपने लिखा था और मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि उसको लेके भी आए स्क्रीन पे, लेकिन जी आप अपनी बात रखें। तो आज कांग्रेस ने उस बात को मान लिया। आज कांग्रेस ने बड़े साफ साफ देखिए ये क्या इंदिरा गांधी की तरह राहुल की सदस्यता भी रद्द होगी, ये 4 दिन पहले आपने लिखा था। ये देखिए, ये देशबंधु में लिखा था और सारी डिटेल है पूरी की पूरी कि क्या वजह है, कैसे होगा, क्या होगा। तो ये लेख पहले लिख दिया था और इसके आहट जो है वो सुनाई देने लगी थी, जो सुन ली गई थी। खैर, तो आज कांग्रेस ने भी ये बड़े साफ तौर पे मान लिया, स्वीकार कर लिया कि ये संयोग नहीं है। कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पे कहा कि फरवरी 7 को राहुल का भाषण होता है लोकसभा में, अडानी के खिलाफ वो बोलते हैं और उसके ठीक 9 दिन बाद 16 फरवरी को शिकायतकर्ता जो है हाईकोर्ट में जाता है, गुजरात हाईकोर्ट में जी, और क्या कहता है कि मैंने जो कहा था आपसे कि इस केस को बंद कर दीजिए, मैं नहीं चाहता इसको लड़ना, इसको वापस खोल दीजिए। और वो केस वापस खुल जाता है और 27 फरवरी से आर्ग्यूमेंट रिज्यूम हो जाता है, शुरू हो जाता है। और 27 फरवरी के बाद जो आर्गुमेंट रिज्यूम हुआ है वो 1 साल बाद हो रहा है। 1 साल तक केस जो है बंद पड़ा हुआ था और उसके बाद ये कल का जजमेंट जो है वो हो जाता है। तो कांग्रेस के जो मीडिया डिपार्टमेंट के प्रभारी हैं जयराम रमेश और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं अभिषेक सिंघवी सीनियर एडवोकेट, उन दोनों ने आज ये कहा कि ये संयोग नहीं है और उनके शब्द थे ये कानून में राजनीति है, ये कानून में राजनीति है। तो अब कांग्रेस की समझ में ये बात अच्छी तरह आ गई है कि खेल क्या हो रहा था और इस खेल से किस तरह निपटना है। लेकिन कांग्रेस की समझ में कितना आया, कांग्रेस कितना कर पाएगी, ये अलग मुद्दा है। उससे ज्यादा हमें लगता है बेहतर तरीके से उन विपक्षी नेताओं की समझ में आ गया जो अभी तक कांग्रेस से दूरी बनाए रख रहे थे। आज अरविंद केजरीवाल का बयान सुनिए, बहुत ही अच्छा बयान है। वो लोग केजरीवाल के खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, जो भी है, लेकिन व्यक्ति वही है, आदमी वही है जो समय काल परिस्थिति के अनुसार अपनी लाइन में, अपने विचारों में परिवर्तन करे, समझे उसको। तो आज मुद्दा राहुल गांधी या कांग्रेस नहीं है। आज मुद्दा, जैसे कि स्टालिन ने कहा था, यह है कि आपको किसको हराना है। आज सवाल सीधा सीधा लोकतंत्र पे आ गया। ममता बनर्जी कह रही हैं, केसीआर कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, सबकी समझ में आ गया कि अब बड़ा मुश्किल होने वाला है। राहुल गांधी जैसे व्यक्ति की सदस्यता आप खत्म कर सकते हैं तो फिर बाकी किसी लोगों को भी आप छोड़ने वाले नहीं हैं। देखिए, बीजेपी ने जो पैनिक रिएक्शन होता है उसमें आकर जो किया है वो उसके नुकसान को भी समझ नहीं पा रही है। दरअसल हुआ क्या कि जब अडानी के खिलाफ राहुल ने बोला तो उन्हें लगा कि राहुल को चुप कराना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले जो यात्रा थी उस यात्रा ने बीजेपी को बहुत परेशान किया था, लेकिन यात्रा के बाद चूंकि कांग्रेस है इसका नाम, जो अपने ही सिक्कों का उपयोग कभी नहीं कर पाती है, तो उसने यात्रा का जिस तरह से उपयोग करना था नहीं कर पाई। आज बोल रही थी कांग्रेस, ऑफिशियली बोल रही थी
ये हमारी राजनीतिक यात्रा थी। अभी तक कहते थे नहीं तो आध्यात्मिक यात्रा थी ये तो। बाबू आसाराम सांस्कृतिक कह रहे थे। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, गैर राजनीतिक, कुछ भी कह लीजिए आप उसको, कोई मीनिंग नहीं है उसका जी। जो राजनीतिक यात्रा गैर राजनीतिक है उसको आप कोई सी भी यात्रा कह लीजिए, उसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे सालाना कॉलेज यूनिवर्सिटी के एनुअल फंक्शन होते हैं वो भी कह लीजिए आप, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपया राहुल की छवि खराब करने पे लगाया। खुद राहुल ने ये बात कहा। राहुल की जो एसपीजी की सुरक्षा थी वो हटा ली। नेशनल हेराल्ड का एक फॉल्स केस बनाया। हाथरस जा रहे थे तो राहुल गांधी को धक्का मार के नीचे गिराया गया। घर पे अभी पुलिस भेज दी गई, लेकिन इन सब के बावजूद राहुल डरे नहीं। तो इस पैनिक रिएक्शन में, इस घबराहट में उन्होंने ये कदम उठा लिया कि सूरत के कोर्ट से, जो कांग्रेस ही कह रही है, हम नहीं कह रहे कि ये राजनीतिक फैसला है, वहाँ फैसला हुआ और फैसला होने की तत्काल बाद आज नोटिफिकेशन इशू हो गया बिना किसी सुनवाई के। राहुल का जो एक अधिकार था कि कम से कम उस मामले पे तो उसे बोलने देते, जिसके खिलाफ 4 मंत्रियों ने बोला था कि राहुल ने गलत बात करी है, और राहुल कहते भाई मुझे बोलने तो दो, एक सांसद के तौर पर मेरा अधिकार है, तो बोलने नहीं दिया। और जो है बर्खास्तगी का, डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला भी आज से लागू नहीं है, कल से लागू है। पिछली तारीखों से फैसले लागू नहीं होते हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि जरा उस नोटिफिकेशन मैं चाहूंगा जो आप कह रहे हैं, ये नोटिफिकेशन है, जरा इसको जूम कीजिए, ये जरा समझ देखिए। ये कह रहे हैं जी शकील अख्तर जी, उसमें लिखा हुआ है साफ कि 23 मार्च 2023 से लागू है। ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, ये लिखिए जो आफ्टर कन्विक्शन, थोड़ा नीचे लाइए, मेंबरशिप ऑफ, ये है मेंबरशिप ऑफ लोकसभा फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन 23 मार्च 2023 in terms of the provisions of article 102 IE of the Constitution of India। तो ये 23 मार्च जो बात अभी कह रहे हैं, इसको अब हटा लीजिए। जो बात कह रहे हैं अभी शकील अख्तर जी, 24 मार्च को निकाला, 24 मार्च को आज नोटिफिकेशन जारी होता है और कल की डेट में ये फैसला सुनाया जा रहा है, यानी कि कल ही इनको लोकसभा से कहें तो बर्खास्त कर दिया गया था, ये माना जाए। अच्छा, अब देखिए आप, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इस प्रावधान के तहत, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि किसी भी संसद के सदस्य की सदस्यता रद्द करना अगर है तो वो काम राष्ट्रपति जी करेंगे, वो काम राष्ट्रपति जी करेंगे। लेकिन इन्होंने राष्ट्रपति जी के पास संसद नहीं गई, लोकसभा अध्यक्ष नहीं गए और ये हो गया। अब कांग्रेस क्या करेगी अलग बात है। हालांकि हमारा इस मामले में बड़ा स्पष्ट मानना है कि ये कोई कानूनी मामला नहीं है। कांग्रेस अभी कहीं भी जाएगी, वो जाएगी, वो जाना भी चाहिए उसको, कि वो इसके बाद अपील में जाएगी और वो जितने भी कानूनी प्रावधान होते हैं उन सब में जाएगी, वो ठीक है, वकीलों का काम है। लेकिन ये मामला शुद्ध राजनीतिक मामला है, और जब कांग्रेस बात को मान जाती है कि ये जो है संयोग नहीं है, ये फैसला जो 23 मार्च को आया है संयोग नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के 7 फरवरी के भाषण के बाद 9 दिन बाद ठीक वो शख्स विधायक है वहाँ के, जिनका कोई संबंध नहीं है, ये भी कल हमने बताया था, ये भी स्पष्ट है मानहानि के मामले में, कि मानहानि के मामले में वही व्यक्ति जाएगा जो कहता है कि मेरी मानहानि हुई है। थर्ड पार्टी उसमें नहीं जा सकती, लेकिन उसमें थर्ड पार्टी गई थी। जो नीरव मोदी हैं, उस नीरव मोदी की तरफ से कोई नहीं गया था, ललित मोदी की तरफ से भी कोई नहीं गया था, नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कोई नहीं गया, अगर मोदी ही देखा जाए तो, और ये कोई तीसरे शख्स गए हुए थे। तो ये सारा का सारा मामला जो है अब सबके सामने बड़ा क्लियर है, और इसको और ज़्यादा क्लियर, सबसे ज़्यादा क्लियर तो संजय राउत ने कर दिया था। संजय राउत ने बोला कि गुजरात का मामला है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इससे स्पष्ट बयान हमारे ख्याल में कोई नहीं हो सकता है, गुजरात का मामला है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो अब सवाल सबसे बड़ा क्या है कि 1978 की तरह, वो लेख जो आपने दिखाया था उसमें हमने लिखा है राहुल गांधी को भी इन्होंने संसद की सदस्यता से निलंबित कर दिया। क्यों कर दिया? 1978 में जनता पार्टी वालों ने कहा था कि इंदिरा जी आप चाहे जितनी बार जीत के आ जाएं, हम आपको सदस्य नहीं रहने देंगे। इंदिरा जी रायबरेली से चुनाव हार गई थी 77 में, संजय गांधी जी भी हार गए थे, बहुत सारे लोग हार गए थे, कांग्रेस खुद हार गई थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने 1978 में चिकमंगलूर से
लोकसभा का उपचुनाव लड़ा। और सबको मालूम है उस वक्त नारे लगे थे, एक शेरनी सोलंगूर चिकमंगलूर चिकमंगलूर, और बहुत बड़ी मेजोरिटी से इंदिरा गांधी जीत के वापस लोकसभा में आई। तो ये जनता पार्टी वाले हिल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता था कि इंदिरा गांधी वापस आ जाएं। और उसके बाद उन्होंने इसी तरह इंदिरा गांधी को लोकसभा से डिस्क्वालीफाई किया और रात को फैसला सुना के उन्हें तिहाड़ पहुंचा दिया गया। इंदिरा गांधी तिहाड़ गई थी। ये सारे कांड जो है ये कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि इसके बाद इंदिरा गांधी ने लड़ाई लड़ी थी, संजय गांधी ने लड़ाई लड़ी थी, और उस वक्त कांग्रेस के नेता थे उनके साथ मजबूत। आप कह रहे हैं, इसमें एक बात जोड़ देता हूं, क्योंकि आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी भी जेल जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आज उन्होंने ये बयान दिया है। हम भी एग्री करते हैं इससे। हम अनुराग ठाकुर जी की बात पे विश्वास करते हैं और हमें मालूम है कि राहुल गांधी जेल भी जाएंगे। अभी जिसने कहा कि मकान खाली करने की बात है वो तो मामूली बात है। अभी हमारे साथी ने कहा मकान तो खाली करवाया ही जाएगा उनका, वो तो होगा ही। हमने बताया एसपीजी सुरक्षा जब वापस ले ली तो उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है, धक्का मार के गिरा दिया हाथरस जाती हुई। वो सबने देखा था राहुल गांधी को पुलिस धक्का मार के नीचे गिरा रही है, और 3 दिन पहले 4 दिन पहले पुलिस गई थी उनके घर पे। बिल्कुल, तो गिरफ्तारी होगी, सब होगा, लेकिन मामला चूंकि शुद्ध राजनीतिक है तो कांग्रेस को शुद्ध राजनीतिक तरीके से उससे लड़ना पड़ेगा। इसीलिए हम याद करते हैं 78 की इंदिरा गांधी तैयार हुई, इंदिरा गांधी बाहर निकली, संजय गांधी, इंदिरा गांधी पहले भी निकल चुकी थी, उससे पहले बेलची हो आई थी। बिल्कुल, सदस्यता से पहले बेलची हो आई थी। बेलची होने के बाद उन्होंने चिकमंगलूर लड़ा था, संजय गांधी लड़े। और सबसे बड़ी बात जो हम कह रहे हैं कि राहुल भी आज लड़ेंगे। राहुल में वो हिम्मत है, प्रियंका का आपने बयान पढ़ के सुनाई दिया, बहुत हिम्मत भरा बयान था। तो ये तो लड़ेंगे, पर कांग्रेसी कितना लड़ेंगे इसमें हमें डाउट है। कांग्रेसी अभी लड़ रहे हैं, सड़कों पे हैं और सब लड़ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, हम मानते हैं, लेकिन कांग्रेसियों में लड़ने का वो जज्बा नहीं है जो इनको दिखाना चाहिए था। 9 साल से नहीं है, चलिए 2012 से बिल्कुल। खैर, तो हम जो एक लास्ट बात खत्म कर रहे हैं, तो उस वक्त जो कांग्रेस के नेता लड़े थे, कमलापति त्रिपाठी थे उसमें, बूटा सिंह थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, इन्होंने सबने मिलकर मोर्चा संभाला था और संजय गांधी के साथी थे। तो 80 में वापसी हुई थी। तो आज अगर कांग्रेस लड़ लेगी, विपक्ष उसके साथ खड़ा हो गया है, लेकिन विपक्ष ये देखेगा कि कांग्रेसी खुद कितना लड़ते हैं। अकेले राहुल के लड़ने से काम नहीं चलेगा, कांग्रेस को खुद लड़ना पड़ेगा, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको लड़ना पड़ेगा। आज हम कहना नहीं चाह रहे, आप बार बार एक फोटो दिखा रहे थे, वो मीटिंग चल रही है कांग्रेस के दफ्तर में, खड़गे जी मीटिंग वो ले रहे हैं, उसमें कांग्रेस के सारे सीनियर नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो अभी दिखा रहे थे आप। और ये मीटिंग चल रही है, ये 6:30 बजे से ये मीटिंग कांग्रेस के दफ्तर से, जब हम वहाँ से निकले थे, ये मीटिंग चल रही है। अब आप इसमें देखिए कि कितने युवा नेता हैं। हम ये सब बातें कहना नहीं चाहते, मगर आपने कहा कि लड़ रहे हैं तो हम बता दें, आज कांग्रेस के नेताओं के चेहरों से हवाइयाँ उड़ रही थी। पुलिस पकड़ के ले गई उन्हें विजय चौक से, राहुल की सदस्यता खत्म हो गई। और जैसा ये जब वहाँ गिरफ्तार हुए हैं, वहाँ थाने में है, थाने में है, ये थाने में है, जी, ये थाने का सीन है। तो जो अनुराग ठाकुर ने कहा कि गिरफ्तार होंगे, तो गिरफ्तार पता नहीं कौन कौन हो सकता है, किस किस के खिलाफ मामले हो। तो कांग्रेस से लड़ने का जज्बा अपने अंदर तक पैदा नहीं करेगी। ये सुरक्षा जीवी है, सुरक्षा चाहिए इन्हें सुविधा चाहिए। इन्हें सबसे बाहर निकल के विपक्ष की सच्ची भूमिका जो इन्होंने कभी निभाई नहीं है, वो संजय गांधी ने इन लोगों से निभाई थी, इंदिरा गांधी ने निभाई थी, वही अगर कर लेंगे तब तो 80 की तरफ वापसी हो सकती है, और नहीं तो अभी कांग्रेस को बहुत पिटना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत बातें यहाँ पे, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ रख रहे हैं। हमारे साथ 2 और साथी जुड़ गए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार। अजय जी, आपका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। रविकांत जी का थोड़ा वीडियो डाउन दिख रहा है। अजय जी, पहले आपके पास ही आना चाहता हूँ। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे अजय जी, आपने तमाम जो इसके जो कानूनी पहलू हैं वो भी आप बता चुके थे, और हम लोग उस पर तमाम चर्चा, और उसमें हम लोग ये जान रहे थे कि तलवार जो है, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटकी हुई है, और वो आज हम देख चुके इस नोटिफिकेशन के बाद। और इसके साथ साथ लेकिन जो अच्छी चीजें हुई हैं,
विपक्षी एकता के हिसाब से तो उसमें 4 दल साफ दिखाई दे रहे हैं। चारों दलों का हमने बयान भी दिखाया, जिसमें ममता बनर्जी का बयान है, जिसमें केसीआर का बयान है, उसके अलावा अरविंद केजरीवाल का बयान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान, और साथ में अखिलेश यादव का बयान भी। ये 4 दल ऐसे हैं जो कह रहे थे कि थर्ड फ्रंट बनाने। अब थर्ड फ्रंट की बात नहीं हो रही है, बात सीधी हो रही है कि इस बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार से कैसे पार पाया जाए और इसको कैसे हराया जाए, इसकी चिंता अब हो रखी है। यह साफ दिखाई दे रहा है। सेंटर पॉइंट में राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी पर सब अपनी बात रख रहे हैं। क्या लगता है अजय शुक्ला जी कि यहां से एक दूसरी राजनीति की तरफ देश को हम जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ कन्विक्शन है, फटाफट राहुल गांधी को संसद से निकाला जाता है, और तीसरी बात आ रही है कि फटाफट अब वायनाड में चुनाव भी करवाया जा सकता है। यानी कि किसी भी हाल में जो इंदिरा रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ जो कहते हैं, इंदिरा हो रही हैं आप इसलिए क्योंकि अभी जो कह रहे थे शकील अख्तर जी कि इंदिरा गांधी को भी ना आने दिया जाए सदन के अंदर, उसके लिए तमाम चीजें कोशिशें होती रहीं। वो कोशिशें हम यहां राहुल गांधी के रूप में देखेंगे कि राहुल गांधी को भी सदन में ना आने दिया जाए। लेकिन साथ साथ यहां दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है कि विपक्ष यहां एकजुट होता जा रहा है, और क्या यहीं पर मात खाती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी? देखिए, मैं तो आज धन्यवाद दूंगा नरेंद्र मोदी को कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम करा है, और लोकतंत्र के लिए इससे अच्छी और कोई चीज नहीं हो सकती। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जरूरत होती है। एक हम लोगों ने, जिसने भी फिजिक्स पढ़ी होगी उसने पढ़ा होगा, एक दाब का नियम होता है, लॉ ऑफ प्रेशर। और लॉ ऑफ प्रेशर में बताया जाता है कि किस तरीके से कितना दबाव दिया जाता है, उसके बाद में वो बिल्कुल उल्टा जाता है। तो आज की स्थिति वही है। तो मतलब मैं ये कहता हूं कि प्रकृति हर चीज का जवाब देती है, और प्रकृति से ज्यादा अच्छा कोई जवाब नहीं दे सकता है। तो ये मैं इतना बेहतरीन मानता हूं कि इससे एक बहुत अच्छी चीज ये हुई है कि आज पूरे हिंदुस्तान में एक छोटी सी घटना, एक सांसद ही तो निकाला गया, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आज चर्चा हो रही। कुछ अच्छा कह रहे हैं, कुछ खराब कह रहे हैं, हर एक अपने अपने हिसाब से कह रहा है, लेकिन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इसमें मैं इस पर आऊं, इसके पहले एक थोड़ा सा लीगल बोलना चाहूंगा, यदि मुझे अनुमति दे, कि कानून में जो प्रोविजन है, जो कल केस में जजमेंट आया, जजमेंट के बाद में इसका रिवीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा, और यदि आपको अपील में जाना है तो पहली जो अपील है वो आपकी होगी हाई कोर्ट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में 2 बार हो सकती है। तो एक चीज ये, अब यहां आइए कि तो ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है कि यदि जेल में ही बंद करने की कोई ने सोच रखी है तो इतना आसान नहीं है। पहली बात, यदि कहीं थोड़ा बहुत भी कानून बचा है, मैं चलिए गुजरात की अदालतों से तो उम्मीद नहीं करता हूं, क्योंकि जज लोया का हम सबको याद होगा, इसलिए गुजरात में बेचारे डर जाते हैं, उन्हें कानून नहीं पता है, उससे ज्यादा चीजें पता है। लेकिन कम से कम मैं बाकी जगह चीजों में मानता हूं कि है, थोड़ा बहुत तो है ही है। और स्थिति यह है कि इसमें एक सबसे बड़ी चीज जो ये आज संसद में जो लोकसभा सचिवालय से जो नोटिफिकेशन, उसी पे आता हूं। एक जजमेंट होता है, उस जजमेंट के बाद में, कन्विक्शन के बाद में जजमेंट की लेनी होती साइड कॉपी। यदि आपको संसद में जमा करनी है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है, तो उसकी ट्रांसलेटेड कॉपी आपको इंग्लिश में भी लगानी होगी, और जो ट्रांसलेटेड कॉपी होगी उसे भी आपको सर्टिफाई कराना होगा, क्योंकि वह मान्य नहीं होती ऐसे। तो पहले ये जानिए कि जो ये जजमेंट हुआ, जजमेंट को अहलमद तामील कराता है। अब आप इसको देखिए कि जैसे जजमेंट आता है, राहुल गांधी दोपहर में कन्विक्ट किए जाते हैं, उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओम बिरला के साथ उनके यहां मीटिंग में जाते हैं, उनके साथ कैबिनेट के तमाम सारे लोग जाते हैं। कल तो मेरी समझ में नहीं आया था, मैं सोचा था कि हो सकता है इसलिए जा रहे हो कि संसद का गतिरोध खत्म किया जाए, लेकिन आज मैं समझ सकता हूं किस चीज के लिए गए हों। तो जो उन्होंने बताया, उनके निर्देश का पालन हुआ है, तो बड़ी अच्छी चीज है।
आप देखिए वो अहमद जब सर्टिफाइड कॉपी, कम से कम इस प्रक्रिया में 3 दिन लगते हैं, चलिए मैं कहता हूं बहुत फास्ट है वहां की कोर्ट, सेम डे उसने कर दिया। तो सेम डे शाम को आपको यदि कॉपी उसकी सर्टिफाइड उसने दे दी तो आप, और ट्रांसलेटेड कॉपी 170 पेज की है, 170 पेज की कॉपी को ट्रांसलेट इंग्लिश में करने में शायद मुझे लगता है प्रोफेसर साहब बैठे 10-15 मिनट तो लगते ही होंगे, आधा घंटा 1 घंटा तो लगता ही होगा। तो उस स्थिति में ट्रांसलेट करा के फिर सर्टिफाई कराना, तो आप समझिए वैसे तो सेम डे संभव नहीं, लेकिन मैं कहता हूं स्पेशली कोर्ट बैठ गई होगी और कर लिया होगा। उसके बाद में वहां से अहमद किस रॉकेट से उड़ा, किस जहाज से उड़ा, किस बुलेट ट्रेन से उड़ा कि वो सुबह जो है दिल्ली पहुंच गया 9 बजे के पहले, क्योंकि 10 बजे इसकी पूरी नोटिंग के साथ में जजमेंट की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी के साथ में वहां पर पूरी नोटिंग बन के हो गए। यदि आप चूंकि बैठे हुए हैं तमाम सारे लोग जो संसद की कार्यवाही जानते हैं, सचिवालय में यह होता है जब कॉपी रिसीव कराई जाती है, जहां पर रिसीविंग का होता है, और रिसीविंग के बाद में होता क्या है, रिसीविंग के बाद में वो सेक्शन ऑफिसर के पास जाती है, सेक्शन ऑफिसर वोटिंग तैयार करता है, वो तैयार करके सेक्रेटरी के पास जाती है, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास जाती है, सेक्रेटरी के पास जाती है, और जनरल सेक्रेटरी जनरल उसे जो भी होता है उसके सामने प्रस्तुत करता है, अध्यक्ष उस पर एक वो लेता है कि हाँ इस पे क्या करना है, फिर उस पे लीगल ओपिनियन ली जाती है, और लीगल ओपिनियन के बाद में उस पर एक आर्डर पास होता है, और वो आर्डर पास करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है और वहां से सिग्नेचर होके फाइल में आ जाता है, फिर सचिवालय नोटिफिकेशन जारी करता है। चलिए मैं सोचता हूं कि फाइल पे उन्होंने करा लिया होगा अंदर अंदर तमाम सारी चीजें, मैं उसको मान सकता हूं, लेकिन हुजूर इतनी प्रक्रिया करने में एक दिन में तो संभव नहीं है कि इतने सारी प्रक्रिया। इसका मतलब है यदि हिंदुस्तान के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान में सरकारें अब इतना तेजी से काम करने लगी हैं, मुझे लगता है हिंदुस्तान की किसी टेबल पर अब कोई फाइल पेंडिंग नहीं रहेगी। यह संसद ने संदेश दे दिया, कोई फाइल पेंडिंग नहीं रहेगी। तो पहली बात तो यह हो गई। चलिए इसके बाद में आर्डर हो गया, कर दिए जाते हैं, एक्सपेल करने के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसके पहले उन्हें अपने इस पर जाना होगा, तो मुझे लगता है उनके लिए एक अच्छा हो गया है कि अब वो अपना रिवीजन भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकेंगे, क्योंकि एक्सपेल कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट उस पर डायरेक्शन दे देगा, या तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे देगा या कहेगा हाई कोर्ट चले जाइए, जो भी होगा, या खुद भी सुन सकता है। वैसे सुनने की मुझे नहीं लगता है सुने, तो उससे फायदा ये, फिर जिन कल ही मैं बता चुका हूं जिन धाराओं में उन्हें सजा हुई, जिस धारा में 504 में, उस धारा में जमानती अपराध है, असंज्ञेय अपराध, पिटी ऑफेंस है। ऐसी स्थिति में हिंदू इतिहास में, मैंने आज पूरा खंगाला, हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक सिंगल केस नहीं है, देश के आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी, कि इस धारा में कभी आज तक किसी को 2 साल सजा हुई हो। आज तक, जब से 1800 कुछ से आईपीसी बनी है तब से लेके अब तक। तो आप ये समझिए ये महान केस है, और इस महान नजीर केस को आपको समझना होगा। चलिए सजा हो गई, सब हो गया। अब रही बात, स्वाभाविक सी बात है, सीट खाली की ये जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी कि वो चुनाव आयोग को ये रिक्त सीट की सूचना भेजे, और चूंकि अब नेक्स्ट चुनाव कर्नाटक का होने ही वाला है तो उसी के साथ चुनाव हो जाएगी, तो सेम बगैर किसी से पूछे ये प्रक्रिया संभव है कि हो जाएगी। तो इसलिए आप मान के चलिए ये होगा, इसके लिए किसी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है कानूनी उसमें, और ये कोई अनीति नहीं है। जब खाली हो गई सीट तो फिर होना ही है, जो नेक्स्ट चुनाव है उसी के साथ हो जाएगा। तो ये, लेकिन यदि ये जो 30 दिन अभी है, इस 30 दिन में राहुल गांधी की यदि ये स्टे हो जाती है सदस्यता, तो उस स्थिति में
कन्विक्शन, तो उस स्थिति में वो चुनाव लड़ने के अधिकारी हैं। और यदि वो चुनाव लड़ने के अधिकारी हैं तो फिर से वायनाड से आ सकते हैं, फिर कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। तो साहब उससे बड़ा कोई तमाचा नहीं होगा। तो अब मोदी का जो सबसे बड़ा जोर होगा वो इस बात पे होगा कि रिवीजन पर स्टे ना मिले, उसके लिए वो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, जिस भी तरह की वो लगाते हैं। अब उसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो सबसे बड़ी चीज है, जेल तो नहीं होती है। यदि राहुल गांधी जबरदस्ती जाना चाहेंगे तो जाएंगे, क्योंकि इस केस में निजी मुचलका ही भरना है जमानत में, और कुछ नहीं करना है। यदि केस एडमिट हो गया तो बेल मिल जाएगी। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं, उसमें चाहे स्टे हो चाहे ना हो, उसमें एक बार यह होगा कि हाँ ठीक है, उसको कैसे करके करना है, वो जमानत वहीं से दे देगा कि हाँ ठीक है टिल नेक्स्ट थिंग, उनको वो अपने आप हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी चीज है। बड़ी चीज ये है कि उनकी रिवीजन पर स्टे हो या ना हो, तो ये है एक पहलू। फिर अब आता हूं कि इसका असर राजनीतिक क्या होगा। इसका राजनीतिक असर इतना बड़ा हुआ है कि पूरे हिंदुस्तान में आज अजय जी जरा रोकना चाहता हूं आपको। अजय जी, जयराम रमेश अभी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा सीधा चलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे हैं, मीडिया से क्या कुछ चर्चा कर रहे हैं, जरा सुना देते हैं और फिर फटाफट आते हैं तमाम साथियों के बीच में। जरा सुनिए, जयराम रमेश अभी इसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो विफल रहा और भारत जोड़ो यात्रा न केवल कांग्रेस के लिए एक संजीवनी बनी, बल्कि देश भर में एक नई उमंग देखने को मिला, नई उत्साह देखने को मिला, और लोग पहचान गए कि भारत जोड़ो यात्रा हमारे राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण है। भारत जोड़ो यात्रा एक इवेंट नहीं था, एक मूवमेंट बन गया। तीसरा महत्वपूर्ण कारण जिसके लिए राहुल गांधी जी को जानबूझकर निशाना बनाया गया, क्योंकि वो लगातार और खास तौर से 7 फरवरी से पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अपनी आवाज अडानी घोटाले पर उठाई। 5 तारीख से कांग्रेस पार्टी ने रोज 3 सवाल पूछना शुरू किया प्रधानमंत्री से। राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को अपनी भाषण की, हालांकि ज्यादातर उस भाषण एक्सपंज किया गया स्पीकर से, और उसके बाद मैं गृह मंत्री का शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं। जरा क्रोनोलॉजी समझिए, जरा क्रोनोलॉजी समझिए। ये हमारे गृह मंत्री के शब्द हैं, और उसी शब्दों के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, देश को कहना चाहता हूं, क्रोनोलॉजी समझिए। फरवरी 7 को राहुल गांधी जी की भाषण होती है लोकसभा में। 9 दिन बाद यानी कि 16 फरवरी को जो कंप्लेनेंट है, जिसने शिकायत की थी इस भाषण के बारे में, जिसने आपत्ति जताई थी, मानहानि का केस दर्ज किया था, वो जो हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में उन्होंने ही स्टे लिया था, वो स्टे उन्होंने वापस ले ली। देखिए ये अजीब है, हमारे कानूनी इतिहास में अजीब दास्तान है ये। उन्होंने अपनी ही कंप्लेंट के बारे में स्टे लगाई थी, गुजरात हाई कोर्ट से स्टे मांगी थी, गुजरात हाई कोर्ट ने स्टे दिया, पर राहुल गांधी जी के अडानी के भाषण 9 दिन बाद उन्होंने वो स्टे वापस ले ली। 9 दिन बाद 16 फरवरी को। 27 फरवरी को, क्रोनोलॉजी समझिए, 27 फरवरी को यानी कि राहुल गांधी जी के भाषण के 20 दिन बाद सुनवाई शुरू होती है।
चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सुनवाई शुरू होती है। 17 मार्च को जजमेंट रिजर्व होता है और 23 मार्च को जजमेंट आता है। क्रोनोलॉजी समझिए, बाप रे, ये तो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा गति से चला है। प्रधानमंत्री बार बार श्रेय लेते हैं गति शक्ति के लिए, ये तो अति गति शक्ति है, गति शक्ति नहीं, अति गति शक्ति। 7 फरवरी को भाषण, 9 दिन बाद शिकायत करने वाले व्यक्ति अपने स्टे वापस लेते हैं। 27 फरवरी को सुनवाई शुरू होती है। 17 मार्च को रिजर्व किया जाता है निर्णय और 23 मार्च को कन्विक्शन का निर्णय, डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय, सब डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय तो आज आया है, पर कन्विक्शन का निर्णय कल यानी कि 23 मार्च को आया। तो ये 3 कारण हैं जो मैंने गिनाया आपको। तो यहां क्रोनोलॉजी समझा रहे थे जयराम रमेश। और देखिए महत्वपूर्ण बात जो अभी शकील अख्तर जी कह चुके हैं कि 7 फरवरी को भाषण आता है, यही है ना शकील जी? 7 फरवरी को राहुल जी लोकसभा में भाषण देते हैं, हम बता ही रहे थे, अभी देखा ही होगा इससे पहले। और 16 फरवरी को जो शिकायत करता है वो हाई कोर्ट पहुंचते हैं कि जनाब मैंने जो आवेदन पहले दिया था कि इस मुकदमे को बंद कर दिया जाए, रोक दिया जाए, स्टे कर दिया जाए, मैं अपना वो आवेदन वापस लेना चाहता हूं। हाई कोर्ट कहता है ओके। और 27 फरवरी से जो राहुल उनके सुनवाई शुरू होती है, जिसके लिए हमने कहा था आर्गुमेंट रिज्यूम। तो आर्गुमेंट रिज्यूम होता है 27 को और उसके बाद जो है 23 मार्च को ये फैसला आ जाता है। इसी को कांग्रेस ने कहा था कि ये संयोग नहीं है। अभी उन्होंने बोला ही है, क्रोनोलॉजी समझिए, उसी को भाषा का थोड़ा बहुत हेर फेर है। तो दोस्तों देखिए 17 फरवरी है ना, 17 फरवरी से शुरुआत होती है और उसके बाद 17 मार्च को 1 महीने में पूरी सुनवाई जो है पूरी हो जाती है। 7 फरवरी को राहुल गांधी भाषण देते हैं लोकसभा में। 17 फरवरी से सुनवाई शुरू होती है, 16 को वापस होता है, 17 से सुनवाई हो जाती है और 17 मार्च को सुनवाई पूरी हो जाती है और फैसला सुरक्षित रखा जाता है। 23 मार्च को फैसला सुना दिया जाता है। मतलब 1 महीने के अंदर फटाफट मैगी जो 2 मिनट में बना के खाते हैं आप, बिल्कुल उसी ढंग से। और जैसा यहां पे अजय शुक्ला जी कह रहे थे कि कल फैसला ये आता है कि राहुल गांधी कन्विक्ट हो गए, उनको 2 साल की सजा हो गई और कल की डेट में ही, आज नोटिफिकेशन जब जारी हो रहा है तो कल की डेट में ही जारी किया गया है, यानी कि कल की तारीख से राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता से बाहर किए जा चुके हैं, यानी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं कल की डेट से। इस क्रोनोलॉजी को भी समझिए जो यहां अजय शुक्ला जी कह रहे थे कि भाई 170 पेज का, 170 पेज है ना, 170 पेज का फैसला इतनी जल्दी आप उसको ट्रांसलेट करते हैं, गुजराती में वो फैसला है, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके और फटाफट उसका नोटिफिकेशन आप उसको ले आते हैं और लोकसभा सेक्रेटेरिएट में ले आते हैं और लोकसभा अध्यक्ष महोदय जो हैं उस पर फैसला भी ले लेते हैं और आज नोटिफिकेशन हो जाता है। मतलब कितनी तेजी से काम हो रहा है इस देश में, और जिसके बारे में अजय शुक्ला जी कह रहे थे कि इतनी तेजी अगर रहे तो आने वाले समय में आप ये तय मानिए कि आपका कोई भी काम नहीं रुकने वाला है, आपको चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, सारे काम बहुत स्फूर्ति से, बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से होंगे। आना चाहता हूं एक बार फिर से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, किस रूप में कहा जाए जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हम सुन रहे थे जिसमें वो 3 अलग अलग बातें क्रोनोलॉजी समझा रहे थे कि जयराम रमेश कि किस ढंग से राहुल गांधी को एक ट्रैप किया गया, कहा जाए कि ट्रैप किया गया, ये शब्द शायद आप बताइए उचित है या नहीं है स्ट्रेटजी के हिसाब से। क्या राहुल गांधी को ट्रैप करके सदन से बाहर तो निकाल दिया गया, लेकिन बाहर उनके इतने साथी मिल गए हैं कि सदन के अंदर और सदन के बाहर बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है। देखिए राजीव जी, एक घटना का और उल्लेख करूंगा, आपको पता होगा यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी ने एक स्टेटमेंट दिया है।
एक देश के एक साधारण मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता गई है और यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि हमें पता चला है इस प्रकार से हुआ है और कांग्रेस इसके खिलाफ अपील में जा रही है, हम वेट करते हैं अपील का क्या होगा। ये यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं। इसका मतलब यह है ये घटना जो है केवल देश की घटना नहीं है, यूएनओ इसको देख रहा है और इसका मतलब यह है कि पूरा वैश्विक जगत ये देख रहा है कि देश में हमारे लोकतंत्र की हत्या कैसे हो रही है। आप सोचिए, यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी ये बात कह रहा है। इसका मतलब यह है कि एक एक चीज को देखा जा रहा है कि जो लंदन में कहा था राहुल गांधी ने, वो ये कहा था कि लोकतंत्र की नींव हमारी बहुत मजबूत है, लेकिन अब वो कमजोर हो रही है। इसको ये सिद्ध करने में जुट गए हैं, ये सिद्ध करने में जुट गए हैं कि राहुल गांधी को ट्रैप करेंगे। अरे जिस प्रकार से बिल्कुल यह है कि शेर को अगर आपने मान लीजिए छोटे मोटे जाल से जकड़ लिया, शेर छूटने वाला नहीं है, वो बिल्कुल घायल करके आपने उसको छोड़ दिया है। अब देखिए जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम न केवल देश में हो रहा है, विदेश में हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है। अडानी को बचाने के लिए क्या क्या होगा। अरे किरण भाई पटेल के बारे में महाराज बता दो लोगों ने बताया, साहब उत्तराखंड के कुछ लोगों ने, मैंने उनसे पूछा कि जोशीमठ में हो क्या रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूं व्हाट्सएप उनके मैसेजेस, कहते हैं जोशीमठ में हालत बहुत खराब है, देश को पता नहीं है बद्रीधाम में कैसे जाऊंगा, हेमकुंड साहब कैसे जाएंगे। जो हमारे सिख भाई हैं हेमकुंड साहब वो जाते हैं बरसात के समय में जाते हैं, हम लोग बद्रीनाथ जाते हैं, हमारी यात्रा शुरू होने वाली है। जोशीमठ के बारे में किसी को नहीं पता है और जो उत्तराखंड के लोग बता रहे हैं जोशीमठ धंस रहा है और ये हिंदू धर्म की बात करते हैं। अब बताइए वैली ऑन फ्लावर्स कैसे जाएंगे, हेमकुंड साहब कैसे जाएंगे, बद्रीनाथ कैसे जाएंगे। सब दबा दो, सारी खबरें दबा दो। और यूएनए के जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं अरे ये इन्होंने फंसा लिया है, ये फंस गए हैं, बुरी तरह से फंस गए हैं। और अडानी और किरण भाई पटेल और ये बिल्कुल, मैं तो तीसरी कसम राज कपूर की मैंने देखी थी, 3 कसम मैंने खा ली हैं। अब मैं उसका रिपीट नहीं करूंगा, फिर आप कहेंगे कि उसका वर्गीकरण न करो, भेद न करो। 3 कस्में मैंने खा ली हैं और मेरे अंदर पता है मुझे कौन सी खाई है। बिल्कुल राज कपूर की तरह 3 कस्में खा के बैठा हूं। राजीव जी जी बिल्कुल। इवन के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने इस चीज़ को, इस बात को मीडिया के जरिए पूरी देश दुनिया तक पहुंचाया। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन तक ये बात पहुंच चुकी है कि हिंदुस्तान के कांग्रेस के सांसद जो हैं उनको कन्विक्ट किया गया है और आज हम देख रहे हैं कि उनको सदन की जो सदस्यता है उससे भी बाहर कर दिया गया है। धनंजय जी, थोड़ा सा आपको शुरुआत में भी आपसे कहा था मैं, इसका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब राज्यों में, और खासकर देखिए अगर बीजेपी जो है वो उत्तर भारत में जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ काफ़ी मजबूत है और पूरा का पूरा जो बीजेपी की जीत कहें तो सब कुछ डिपेंड करता है उत्तर भारत में। आज की तारीख में जब ये हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, और आज अगर चुनाव हो जाए, हम सब पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में भी हैं, पत्रकार भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, चुनाव हो जाए तो उत्तर भारत को किस रूप में आप देखते हैं, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं। महाराष्ट्र भी उसमें शामिल करना चाहता हूं, चूंकि आप महाराष्ट्र में हैं, मुंबई में हैं, इसलिए भी। बिहार को बहुत नज़दीक से आप देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आज अखिलेश यादव भी राहुल गांधी का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, दिल्ली के केजरीवाल भी नजर आ रहे हैं साथ देते हुए, उधर ममता बनर्जी साथ देती हुई नजर आ रही हैं, बिहार तो है ही साथ में। अब यहां से कौन सी गति, कौन सी दुर्गति सत्ता पक्ष के लिए आप देख रहे हैं? मुझे तो दिख रहा है कि ये जो है, ये पांव पे कुल्हाड़ी नहीं, अपने गर्दन पे कुल्हाड़ी मार दी है। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी ने भी कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। बिहार में तेजस्वी यादव ने कहा, और ये लोग तो सपोर्टर थे इसलिए आप इनकी बात को तो समझिए ही। लेकिन अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने भी, और हेमंत सोरेन को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने भी कहा। और सबसे बड़ी बात जो है कि पूरे लोग, आम आदमी भी भौचक है, मतलब हतप्रभ है। जैसा कि अभी अजय भाई ने बताया कि कितनी तेजी से या किस तरीके से, या अभी जो हमने देखा जयराम जी का ये कॉन्फ्रेंस, उसमें साफ जाहिर होता है कि बड़े ही सुनियोजित तरीके से हुआ। देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार के जो जनता है वो इमोशनल किस्म की जनता है,
और सबसे ज्यादा मार इन्हीं दो प्रदेशों की जनता ने झेली है। वो इस तरह से झेली मार, सरकारों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश बिहार के लड़के जाना चाहते हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश बिहार के मजदूरों को कोरोना काल का झेलना पड़ा, वो भी झेला। बैंकों में भी उन्होंने ही ज्यादा लाइन लगाई। तो मुझे लग रहा है कि जनता पे भारी प्रभाव पड़ा है। और ये जो मोदी जी का करिश्मा चल रहा था हिंदू राष्ट्र को लेकर, वो टूटा है। और मुझे लग रहा है कि सारे विपक्षी दल, उसमें अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जो अलग ध्रुव बनाना चाह रहे थे, हालांकि मुझे अखिलेश यादव पे भरोसा था करेंगे, क्योंकि समाजवादी ग्रुप बन रहा है और कुमार उसको लीड कर रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ वो चीजें बन रही है। तो मुझे दिख रहा है अब कि जो केजरीवाल के चंद्रशेखर राव जो अलग अलग चल रहे थे, वो भी जब साथ आ गए तो सारी कहानी पलट चुकी है। और अभी जो स्थिति है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक माहौल बन गया देश भर में, उसमें उत्तर भारत भी है और हिंदी पट्टी के लोग भी हैं। और हिंदी पट्टी के लोग देखिए कि जब आपके उर्दू में तो लालू प्रसाद यादव जब 2000 हुआ था, तो लालू प्रसाद यादव मजबूत नेता के तौर पे थे, लेकिन 22 ही सीट उनकी आई थी विधानसभा में। उतनी बुरी स्थिति लालू प्रसाद की कभी नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद जब फिर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो एक बीजेपी का अभियान चला और उनको जेल भेजा गया, तो आप देख लीजिए कि 2020 के चुनाव में क्या हुआ। जो 2020 का चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी जनता दल साथ रही, बावजूद इसके तेजस्वी यादव, कांग्रेस और जो ये पार्टियां हैं, उसने जीत के करीब खुद को पहुंचा लिया। तो वापस जो है एक जो माहौल बना है, और सबको ये देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार दंगाई माहौल से ऊब चुका है। नीतीश कुमार ने बिहार में लगातार दंगाई माहौल को रोका, लेकिन दंगाई माहौल क्रिएट करने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार हो रहा है, दलितों के साथ हो रहा है, बाकी दूसरी जातियों के साथ हो रहा है, वो सब देख रहे हैं। अभी जो जिक्र किया हमारे एक साथी ने कि जो है राहुल गांधी को किस तरह से धक्का देकर के गिरा दिया गया था, वो भी सबने देखा। और महिलाओं के साथ क्या हुआ, वो भी सबने देखा। तो ये जो राम मंदिर जो इशू था, वो अभी सबसे बड़ा मंदिर जो है लोकतंत्र है, उसकी बात की जाने लगी। और मुझे लगता है इसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा बीजेपी की आगे की राजनीति पे। पता नहीं कौन उनके रणनीतिकार हैं, ये मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन राहुल गांधी केंद्र में आ चुके हैं और वो नेता के तौर पे तब करके निकलेंगे। अभी कांग्रेस की रणनीति तो जाहिर है, सोची समझी रणनीति वो भी करेंगे, वो भी प्लान बना ही रहे हैं कि कैसे लड़ी जाए लड़ाई। और इस लड़ाई में मुझे लगता है कि अब लीड करने वाली पोजीशन में कांग्रेस है, और कांग्रेस का लीड करना इसलिए जरूरी था कि कांग्रेस ही सही मायने में बीजेपी से लड़ पा रही है, बाकी तो स्टेट लेवल तक सीमित है। लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पे जब बात आती है, जो एक और देखिए कि वो चाहे वो दिल्ली की घटना हो या बंगाल की घटना हो, सागर दिघी वाले, कि मुस्लिम वोटर जो है वो कंसंट्रेट हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमको अगर बचना है तो दिल्ली में सत्ता परिवर्तन करना होगा, और दिल्ली में सत्ता परिवर्तन बिना कांग्रेस के नहीं हो पाएगा। और इसलिए कहीं ना कहीं ये ममता बनर्जी को और इनको भी, अखिलेश यादव को भी ये महसूस हुआ कि हम जो एक बयान लेके चल रहे हैं कि एक कांग्रेस के अलग गैर कांग्रेस और गैर भाजपा संगठन बनाएंगे, उसका नुकसान होगा। और राहुल गांधी के इस पे जो ये निर्णय आया है, उसने और इन बातों को स्पष्ट कर दिया और उनके सामने से पर्दा हट गया कि अगर बचना है तो हमको एक मत होना पड़ेगा, क्योंकि जनतंत्र को बचाने की बात है। ये केवल राहुल गांधी पे हमला नहीं है, ये पूरे न्यायपालिका पे हमला है, पूरे तौर पे ये जो है संसद पे हमला है, और पूरे तौर पे संविधान और लोकतंत्र पे हमला है। इसको राहुल गांधी पे हमला कतई नहीं। खाली राहुल गांधी को हटाने की बात नहीं है, राहुल गांधी को तो कब से हटा रहे हैं। लेकिन ये सारे लोगों को समझ में आ गया है, और मुझे लगता है कि उत्तर भारत की जनता भी ये समझ रही है, क्योंकि उत्तर भारत की जनता भले गरीब है, भले नौकरी के लिए भाग रही है, सरकारी नौकरियों के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता राजनीति को बड़े अच्छे से समझती है। और इनको इस बार 2024 के चुनाव में, जो हमारे अखिल भाई के शब्द में कहें कि गुजराती जो एक क्रोनोलॉजी बना रहे हैं, उसको ये तोड़ेंगे। और एक बार और याद कीजिए कि जयप्रकाश नारायण जो है, वो गुजरात से ही वो चिंगारी उठी थी और बिहार पहुंची थी, और बिहार ने
पूरे देश में जगा दी थी जो आपातकाल की जब बात करते हैं। तो आज तो आपातकाल से भी ज्यादा भयानक स्थिति बन गई है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी को मैं एक और बात करके खत्म करूं कि जैसे आप याद कीजिए, लोग जब लड़ाई चली रही थी आजादी की तो सब अलग अलग धड़े में लड़ रहे थे लोग अलग अलग जगहों पे, लेकिन गांधी ने उन सबको इकट्ठा किया और लड़ाई को केंद्रित किया। फिर जयप्रकाश नारायण आंदोलन भी उसी तौर पे देखिए कि सारे विपक्ष को उन्होंने इकट्ठा कर दिया था। और अब देखिए राहुल गांधी के साथ इकट्ठा हुए हैं, तो मुझे लगता है एक और इतिहास बन रहा है और ये इतिहास फिर से एक बार राजनीति को, भारतीय लोकतंत्र को नई डगर पे ले जाएगा। जी राजेश। अजय शुक्ला जी आपके पास, और फिर क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा शकील अख्तर जी आपके पास। जल्दी समय अब लगभग खत्म हो गया। अजय जी, क्या माना जाए अब इस राजनीति को जिसमें विपक्ष की बात हम कर रहे हैं, विपक्ष की भूमिका और साथ साथ बीजेपी की भूमिका, बीजेपी को लेकर के बहुत सारी बातें आप कह चुके, ये जो कन्विक्शन हुआ है उसके बारे में भी, उसका जो कानूनी पहलू है वो भी आप बता चुके, कैसे निकाला गया वो बता चुके, क्रोनोलॉजी अभी समझा रहे थे जयराम रमेश जी, वो भी हम देख चुके। लेकिन अब आपको क्या लगता है आने वाले समय में अगर फटाफट चुनाव होता है वायनाड में, अगर करवाते हैं और वहाँ से क्या कुछ और क्रोनोलॉजी हम यहाँ पर देखेंगे, बढ़ते हुए राजनीति के एक अलग स्वरूप को देखने वाले हैं क्या? सर वो सीट तो अब 100% कांग्रेस के लिए आप ये मान के चलिए रिजर्व सीट टाइप में हो गई है। और ये स्थिति है कि उस सीट पे कांग्रेस की जीत 100% तय है, ये आज ही मान लीजिए। दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी अब नायक नहीं, महानायक के तौर पे उभरे हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नायक बने थे, अब वो महानायक के तौर पे। तीसरी चीज ये है कि अब देश में, मैं नहीं कहता कि बहुत सब जाग जाएंगे और सब बोलने लगेंगे, लेकिन जिनके अंदर थोड़ा सा भी जो है लहू में थोड़ी सी भी है कहीं ना कहीं देश को और सब चीजों को, वो खून नहीं वो पानी है स्थिति में, तो यदि थोड़ा भी है तो अब वो दिखाई देगा। और मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी में एक अलग तरह से मतलब वाइब्रेंट हुई है, जिसमें जीवंतता आई है। और मैं समझता हूं इतनी अच्छी जीवंतता नहीं आ सकती थी कांग्रेस में, क्योंकि जितनी सुप्तावस्था में थी, अब वो कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है। मैं इसको ये तो नहीं कहता हूं कि इंदिरा जी के समय जैसा जाएगा या और, लेकिन इतना मान सकता हूं कि बहुत अच्छी स्थिति में आपको दिखाई देगी और कांग्रेस अब जवाब भी देगी और कांग्रेस में वो हिम्मत भी आएगी। क्यों? क्योंकि अब इससे ज्यादा करोगे क्या? हमारा नेता जेल भी जा रहा है, वो नहीं रुकने को तैयार और वो लड़ने को तैयार है। और देश में चंद लोग, और हम ये की बात करें कि पूरा हिंदुस्तान कोई लड़ाई लड़ता है। याद करिए जलियांवाला बाग कांड हुआ था, गोली चलाने वाले हिंदुस्तानी थे। और याद करिए तमाम जो लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज हुआ था, वो लाठी चार्ज करने वाले और लाठी बरसाने वाले हिंदुस्तानी थे। याद करिए महात्मा को गोली मारने वाला हिंदुस्तानी था। तो आप ये समझिए, और चंद्रशेखर आजाद को खुद मारने के लिए मजबूर करने की स्थिति तक लाने वाला और मुखबिरी करने वाला, भगत सिंह के लिए भी मुखबिरी करने वाला हिंदुस्तानी था। तो हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई सबने नहीं लड़ी है, माफ कीजिएगा। हिंदुस्तान की लड़ाई 0.5% लोगों ने लड़ी है, 0.5% लोगों, जो ये कहते हैं बाकी तो सब मलाई खाने आए या उसके बाद में बकबक करने आए। लड़ने वाले चंद लोग होते हैं और चंद लोगों में यह हिम्मत होती है। यदि वही हिम्मत आ गई ना, तो यह सरकार तबाह, और यही इसका अंत। जी बिल्कुल बिल्कुल। शकील अख्तर जी, राहुल गांधी केंद्र में पिछले 6 महीने से हैं और भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र अभी जयराम रमेश जी भी कर रहे थे, अजय शुक्ला जी भी कर रहे हैं, हम लोग भी चर्चा में, और लगातार उस पर हम लोग चर्चा करते भी रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के और आज तक राहुल गांधी में जो भी, और वो जैसे भी रहा,
सेंटर पॉइंट में रहे हैं। आने वाले समय में क्या हम देखें कि कांग्रेस की जो सियासी लड़ाई है राहुल गांधी पर अब केंद्रित हो गई है और वहीं से आगे बढ़ती हुई हम देखेंगे? देखिए राजीव जी, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक व्यक्ति के पीछे इतनी बड़ी बड़ी ताकतें लगी हों। ये पहली बार हुआ है कि राहुल गांधी के खिलाफ पूरी सरकार, पूरी सत्तारूढ़ पार्टी, पूरा मीडिया और कांग्रेस के भी उसमें कुछ लोग हैं, अभी इससे पहले विपक्ष के भी कुछ लोग थे और विपक्ष के भी अभी सारे लोग साथ नहीं आए हैं, वो सब लगे रहे। इससे पहले एक उदाहरण है जब सबने मिलकर किसी एक को घेरने की कोशिश की थी, वो थी इंदिरा गांधी। मगर इंदिरा गांधी चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री थी, राहुल तो कुछ नहीं है आज की तारीख में, कुछ भी नहीं है, न संसद सदस्य हैं, न कांग्रेस में किसी पोस्ट पे है वो। लेकिन उन्हें घेरने के लिए इतनी बड़ी बड़ी ताकतें लगी हैं, तो क्यों? इसलिए कि उस आदमी के अंदर एक बहुत बड़ा गुण है और जिसको सर्वोच्च गुण माना जाता है वो है निडरता का। निडर आदमी जो है वो उसके गुण के सामने बाकी सारे गुण उसमें अपने आप समाहित हो जाते हैं। तो अब जो राहुल निडर है, राहुल ने अभी फिर कहा है और सब जानते हैं कि राहुल लड़ेंगे, तो अभी कांग्रेस का संघर्ष और तेज होगा, उसमें विपक्षी लोग भी आएंगे और उसमें अभी जो जेल की बात हो रही है या हमने बताया खुद कि राहुल को धक्का दे के गिरा दिया था, इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है। देखिए 1977 के बाद जब संजय गांधी हार गए थे तो संजय गांधी को एक प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस वाले ने निशाना बना के लाठियां बरसाई थी। वो पुलिस अफसर था, उसने मारा। और देखिए आप वो बात आपको बताएं हम कि होता क्या है कि इतिहास कैसे घूमता है कि 1980 में जब संजय गांधी वापस अमेठी से जीत के आ गए और सरकार बन गई तो अचानक एक पुलिस वाला दौड़ता हुआ आया और संजय गांधी के पाँव में गिर पड़ा। संजय ने कहा अरे क्या हो गया, क्या बात है? कल्ला साहब मैं ही हूँ वो, मैंने आपके। संजय ने कहा उठो भाग जाओ, माफ़ कर दिया। तो इस परिवार की ये जो खूबियाँ हैं, ये जो गुण हैं, लाठियाँ तो ये कब से खा रहे हैं ये। नेहरू जी की पत्नी मोतीलाल नेहरू, उनकी बहन, सब जेलों में रहे, सबने लाठियां खाई हैं। बिल्कुल। और शहीद होने का तो ये सबको मालूम ही है कि इंदिरा जी, राजीव गांधी। तो ये अभी जो लिखा बड़ा अच्छा पत्र है वो, उसको कांग्रेसियों को प्रिंट करा के और सोशल मीडिया पे सब जगह डालना चाहिए, प्रियंका गांधी वाला, कि हम कौन लोग हैं। हाँ, प्रियंका गांधी का जो वो ट्वीट है, 4 पार्ट में ट्वीट है, बहुत हम कौन लोग हैं, हमारे रगों में कौन सा खून बहता है, जिसको आप डीएनए कहते हैं, वो कौन सा खून बहता है हमारे रगों में, कि हम लोग देश के लिए कुर्बानी देने वाले लोग हैं और डरने वाले लोग नहीं हैं। तो अभी संघर्ष बहुत तेज होगा क्योंकि बीजेपी ने स्टैंड ले लिया है, मोदी सरकार ने स्टैंड ले लिया है और वो अब उस पर कायम रहेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष ने बहुत समझदारी दिखाई, खासतौर से केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केसीआर, और हमें लगता है बाकी लोग भी साथ आएंगे। और साथ आना उनका इसलिए, शिरोमणि अकाली दल ने भी, शिरोमणि अकाली दल, सही याद दिलाया, उसने भी ट्वीट किया, बहुत अच्छा याद दिलाया आपने। ये सब इसलिए साथ आ रहे हैं कि उनकी अपनी ज़मीन और कांग्रेस की ज़मीन कई जगह साझा है, कई जगह उनका मुकाबला होता है। पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस ही मुख्य पार्टी हैं, आज आप आ गई, दिल्ली में आप और कांग्रेस मुख्य पार्टी हैं, सब जगह ऐसा ही है। बिहार में नीतीश से और तेजस्वी से है, यूपी में अखिलेश से वगैरह वगैरह, तेलंगाना में बिल्कुल आमने ही सामने है कांग्रेस और केसीआर का। लेकिन वो समझ रहे हैं कि भाई जब हम बचेंगे तभी तो ये सारी लड़ाई होगी। अब तो स्थिति ये पैदा हो गई है कि राहुल गांधी को आप सदस्यता ख़त्म कर सकते हैं, पुलिस उसके घर भेज सकते हैं, धक्का मार के गिरा सकते हैं। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हैं, अंदर हैं, केसीआर की लड़की से 3 दफ़ा पूछताछ हो चुकी है। अखिलेश यादव जानते हैं कि किसी भी दिन उनको तलब किया जा सकता है, तो कोई आज की तारीख में बचा हुआ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सबको साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। और इस लड़ाई की सबसे ख़ास बात यह होगी कि इसमें किसी को भी ये बात नहीं समझना पड़ेगी कि हमें जीतना है या उसे जीतना है। उन्हें सबको ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो एक साझा विरोधी है उसके खिलाफ हमें लड़ना है, क्योंकि लोकतंत्र आज खतरे में है। जो यूएन का आप जिक्र कर रहे थे, यूएन अगर बोलता है कभी ऐसे मामलों में कि विदेशी ताकतें बोलती हैं, क्यों बोल रही है? क्योंकि हम दावा करते हैं और दुनिया देखती है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जी
हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तो इस नाते हमारी जिम्मेदारी भी है, उन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो देखेंगे हमारे यहाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल, तो इसलिए ये लड़ाई भी बहुत तेज होने वाली है, और इस तेज लड़ाई में एक बात बड़ी साफ है कि राहुल जो है डरने वाले नहीं है, वो निडर होके इस लड़ाई को आखिरी तक लड़ेंगे। जी राजीव जी, ये बहुत बड़ी बात, दो बातें बहुत बड़ी। एक तो ये कि राहुल डरने वाले नहीं हैं, ये बात लगातार, और ये कांग्रेस के बिल्कुल जो निचले पायदान के जो कार्यकर्ता हैं, यानी गांव-गांव तक जो उनके कार्यकर्ता हैं, वहां तक ये बात पहुंच चुकी है। तो एक जोश है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, ये साफ, और ये जोश धीरे धीरे एक अलग आकार ले रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, हम दावा करते हैं इस हिंदुस्तान को कि हमारा देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। राहुल गांधी भी अभी गए थे, वो भी कह रहे थे कि 3 गुना बड़ा है, यूरोप और अमेरिका से 3 गुना बड़ा हमारा हिंदुस्तान जो है वो लोकतंत्र है। पॉपुलेशन के हिसाब से भी हम देख रहे हैं, उस हिसाब से बात हो रही है। लेकिन इस लोकतंत्र में क्या लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो मनोज झा कह रहे थे और ऐसे तमाम नेता कह रहे हैं? ये भी तो सांसद हैं, ये भी इसी लोकतंत्र का हिस्सा हैं। जो जन नेता हैं, बड़े बड़े फैसलों में ये लोग वहाँ शरीक होते हैं। अगर ये लोग भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पायदान हमारा गिर रहा है अलग अलग चीज़ों में, चाहे प्रेस फ्रीडम की बात हो, चाहे और भी बहुत सारे जो आते हैं हमारे सामने रिपोर्ट्स, उन आधार पर तो लोग तो कहेंगे ही, चाहे यूएन के लोग कहें, चाहे ब्रिटेन के लोग कहें, चाहे अमेरिका के लोग कहें। और यही बात राहुल गांधी कह के अभी आए थे। 1 महीने के अंदर कन्विक्शन, क्या कहा जाए। खैर, इस चर्चा को समाप्त करना चाहूँगा। बहुत सारी बातें होती रहेंगी, रोज़ नई नई खबरें आ रही हैं। अजय शुक्ला जी, बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। धनंजय कुमार जी, आपको बहुत धन्यवाद। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपको बहुत धन्यवाद। और इधर स्टूडियो में हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ 3 साथी और जुड़े हुए थे। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े थे, हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े थे। रविकांत जी का नेटवर्क बहुत डाउन था, इसलिए उनकी बात हम आप तक नहीं पहुंचा पाए। हमारे साथ जुड़े थे 3 नहीं बल्कि 4, जेपी सिंह साहब भी जुड़े थे और प्रशांत टंडन जी जुड़े थे। आप सबको भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद देता हूं। और तमाम साथी आप लोग जुड़े हुए हैं, लगातार लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र की दुहाई बीजेपी सरकार भी देती रही है, जो भी सरकार आती है वो लोकतंत्र की दुहाई देती है। लेकिन क्या सचमुच लोकतंत्र के लिए ऐसे एपिसोड काला धब्बा की तरह है? और अब इसके आगे कांग्रेस क्या करेगी, ये एक बड़ा सवाल है, और उन सवालों की तह तक हम जाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, आने वाले समय में भी करेंगे। बहुत सारे देख रहा हूँ कमेंट्स आप लोगों के आए हुए, कुछ एक कमेंट लेना चाहता हूं, समय तो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी विक्टर 22 कह रहे हैं अजय शुक्ला जी को रोज लाओ। फिर नागेश गुंडप्पा जी कह रहे हैं गुड डिस्कशन एंड एक्सलेंट एनालिसिस, बीजेपी पीपल हैज़ टू रिमेंबर नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एंड एटलीस्ट लर्न फ्रॉम श्री रामाज आदर्श। नागेश गुंडप्पा जी कह रहे हैं कि श्री राम यानी भगवान राम के आदर्श से कुछ सीखिए। मोहम्मद शबीर अंसारी हैं हमारे साथ में। शबीर अंसारी राहुल गांधी जिंदाबाद लिख रहे हैं। और मोहम्मद खुर्शीद भी हमारे साथ। लालजी विश्वकर्मा कह रहे हैं गुड नाइट, आपको भी गुड नाइट। प्रति लोढ़ा जी हमारे साथ में हैं। बी ऑप्टिमिस्टिक, कांग्रेस विल कम इन पावर, कह रही हैं प्रति लोढ़ा। और प्रदीप पात्रे साहब हैं नायक नहीं महानायक बन गए हैं राहुल गांधी। मोहम्मद शरीफ हैं, कह रहे हैं कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी को पीएम मोदी जी ने संसद में सुर्पनखा कहा था, और इस पर कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी मानहानि का केस करने की बात कर रही हैं। बहुत देर हो गई, लेकिन चलिए जब भी करें। प्रथम दुग्गल साहब हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर बट द इंसिडेंट हैपेंड इन इंडिया इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। राहुल गांधी झुकने वाले नहीं हैं। कांग्रेस जय राहुल गांधी, विजय कांग्रेस, कह रहे हैं प्रथम दुग्गल साहब। प्रथम दुग्गल साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप स्वस्थ हों जल्दी से जल्दी। मौसम बदल रहा है और मैं जानता हूँ बहुत लोग इस वक्त बीमार हो रहे हैं, और एक फ्लू ऐसा है उससे उसकी चपेट में आ जा रहे हैं, सर्दी खांसी बुखार, और उससे अपने आप को बचा के रखिए आप लोग। मंजर आलम साहब हैं
ऑप्टिमम इंटरनेशनल स्कूल दरभंगा बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम तीरथ जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी हीरो नहीं हैं, सुपर हीरो हैं। हम राहुल गांधी के साथ हैं, हम एक हैं, एक साथ रहेंगे। अभिमन्यु नायक साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं और क्या लिखते हैं जरा देखूं। अभिमन्यु नायक साहब लिखते हैं कि प्रेजेंट डेवलपमेंट ऑन राहुल गांधी जी स्पीक्स इटसेल्फ दैट there was great conspiracy behind the conviction from all angle but सत्यमेव जयते in India's strength। बिल्कुल सत्य की जीत होती है हमेशा और यही बात यहाँ आप लिख रहे हैं अभिमन्यु नायक साहब। गंगा राम हमारे साथ हैं, कहीं राहुल गांधी के मर्डर तो बीजेपी नहीं करा देगी, ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग चिंतित रहते हैं और राहुल जननेता हैं, महानायक हैं जो कह रहे हैं, लिख रहे हैं लोग। MS करोलिया कह रहे हैं कि एक देसी भाषा में कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है। आज का घटनाक्रम राहुल जी के उस वक्तव्य पर मोहर लगाता है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। कृष्ण भूषण सिंह जी हमारे साथ, नीतीश कुमार क्यों चुप हैं ये पूछ रहे हैं। डॉक्टर इंदिरा यादव का कहना है कि राजीव जी पूरे साल 23 आपको रेस्ट करने को नहीं मिलेगा, इतने कांड होंगे कि आपको दिन में 4 बार लाइव आना पड़ेगा। जी इंदिरा यादव जी, बिल्कुल लग तो वैसे ही रहा है। और सच बताऊं तो जब ये घटना घटी तो मेरी इच्छा थी कि उसी समय हम लाइव आ जाएं, लेकिन फिर ये था कि पूरे मामले को थोड़ा डेवलप होने देते हैं, फटाफट लाइव आने का औचित्य नज़र नहीं आया। लेकिन आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये पूरा का पूरा जो साल 2023 है ये कई अलग अलग घटनाओं से हम लोगों को रूबरू करवाएगा, 2-4 करवाएगा और हम और आप सब साथ साथ उन घटनाक्रमों के गवाह बनेंगे, ऐसा लग रहा है। मोहम्मद आरिफ है, कह रहे हैं मेरा ऑब्जर्वेशन है कि सब ऑपोजिशन लोकसभा से इस्तीफा दें और CJI सुओ मोटो लेकर लोकसभा को भंग करके इसी साल चुनाव करवा दे तो डेमोक्रेसी बच जाएगी और देश की इकोनॉमी भी पटरी पर जल्द आ जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मोहम्मद आरिफ, और ऐसी बातें भी हो रही हैं। आप जो कह रहे हैं, हमारे साथी शकील अख्तर जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, वो कह भी रहे हैं कि हाँ ऐसा विचार भी चल रहा है। अगर अपोजिशन एक साथ सब लोकसभा से इस्तीफा दे दें तो ऐसी नौबत भी आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद सुओ मोटो नोटिस ले करके और इलेक्शन के बाद की परिस्थितियां, क्योंकि ये आज नहीं तो कल नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐश किलर हमारे साथ हैं, कह रहे हैं कि मोदी का मन तो हुआ होगा कि रात 8 बजे गोदी मीडिया पर आकर बोलें कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जाती है, पता नहीं कैसे कंट्रोल किया। तस्लीम सर हैं GS वर्ल्ड से। आज का दिन एक 1978 का एक नारा याद आ गया कि एक शेरनी कई लंगूर चिकमंगूर बिल्कुल ये चिकमंगलूर जो एक शेरनी कई लंगूर। और तस्लीम सर GS वर्ल्ड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे साथी शकील अख्तर जी ये बात अपने पहले वक्तव्य में रख चुके हैं और यही आप कह रहे हैं, बहुत सही याद दिला रहे हैं आप। अगर आपने नहीं सुना हो पहला वाला वक्तव्य उनका तो ज़रूर सुनिए। और अप्रतिम धर हैं हमारे साथ, ब्लैक डे ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कह रहे हैं। और इफ्तिकार अहमद जी हैं, मोदी अदानी भाई भाई लिख रहे हैं। दीपक शिंदे गुड नाइट लिख रहे हैं। अशोक कुमार जी हमारे साथ ज्वालामुखी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से जुड़े हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद लिख रहे हैं। और अरुण कुमार सिंह हैं, 23 मार्च भारत का भविष्य बदलेगा। 23 मार्च का कल का दिन जो है वो भारत के पॉलिटिकल यानी भारत के भविष्य के लिए एक अहम दिन है और वो बदलेगा लिख रहे हैं। मतलब भारत के भविष्य को 23 मार्च से हम बदलते हुए देखेंगे। नीलम तिवारी कह रही हैं कि लोकतंत्र की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट ले स्वतः संज्ञान और करे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा। बिल्कुल सही बात है। राजेंद्र बंसोड़े साहब कह रहे हैं, गुड इवनिंग राजीव जी, दिस इज राजेंद्र बंसोड़े फ्रॉम बेंगलुरु कर्नाटका। लोकतंत्र खतरे में जा रही है। हमारे भारतीय लोग ज़रूर सोचना, इन लोगों को सोचना चाहिए। बेंगलुरु से आप बात कर रहे हैं और सबसे पहले कर्नाटका में जहां से आप हैं वहीं पर चुनाव है और वहीं से आप लोग इन चीज़ों को देखेंगे भी। लोकतंत्र को बचाना बहुत ज़रूरी है, जैसा विपक्षी दल के लोग कह रहे हैं। नेहल माखले हमें छत्तीसगढ़ से देखते हैं और कह रहे हैं राहुल गांधी जी ग्रेट लीडर। सैयद अब्दुल मुगनी हमारे साथ हैं, अजमेर शरीफ से हमारे साथ जुड़ते हैं जहाँ तक मुझे ध्यान है। लोक तन मिटा
चाहती है, कहते हैं मिटाना चाहती है, लोकतंत्र मिटाना की बात बीजेपी के लिए कह रहे हैं। तस्लीम जी भी हमारे साथ, विष्णु यादव जी हैं, राहुल ने जिस बिल को फाड़ा था उसी की सज़ा मिली है। विष्णु प्रसाद यादव जी बहुत साल से हमें देखते हैं और थोड़ा वो दूसरे खेमे के हैं, लेकिन अच्छा लगता है कि जिस भी खेमे के हों आप आते हैं, अच्छा लगता है। विष्णु प्रसाद यादव जी, आपसे कई बार हम लोग चर्चा हम और आप कर चुके हैं इसी प्रोग्राम के तहत, बहुत अच्छा लगता है आप जुड़ते हैं। प्रियांशु कुमार हैं, कुछ भी बोलो कांग्रेस पार्टी ख़त्म, प्रियांशु कुमार जी कह रहे हैं कि कुछ भी बोल लो लेकिन कांग्रेस पार्टी अब ख़त्म हो गई। चलिए, कांग्रेस को तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात वही नारा दे रहे थे मोदी जी, अब क्यों नहीं बोलते हैं, ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिए, विष्णु प्रसाद यादव जी, प्रियांशु कुमार जी, आप लोगों अगर आप लोग जवाब दें तो ज़रा मैं भी समझूं। मोहम्मद शरीफ हैं जो शब्बा खैर कह रहे हैं, आपको भी शब्बा खैर, और मोहम्मद आरिफ, हम प्रियांशु कुमार, तमाम साथी, विष्णु जी हमारे साथ, ऐसे साथियों, और मोहम्मद मोइनुद्दीन हैं, मैं डीबी लाइव, मैं अंधा वक्त गुस्सा लिख रहे हैं, और इफ्तिखार अहमद और रति उपाध्याय, राजीव जी क्या राहुल जी का घर खाली करा लिया है? नहीं, रति उपाध्याय जी अभी खाली नहीं करवाया है राहुल जी का घर, लेकिन सब कुछ हो सकता है, नथिंग इम्पॉसिबल। जब राहुल जी को तुरंत कन्विक्शन 1 महीने के अंदर एक फाइल खुलती है और उसके बाद सब कुछ हो जाता है तो आप समझ सकते हैं। और संजय कुमार सारावगी जी हैं, कह रहे हैं टुडे इज ब्लैक डे, शेमफुल डे इन हिस्ट्री of Indian parliamentary democracy. Rahul Gandhi disqualified as MP. Is democracy is in danger? बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं संजय कुमार सारावगी जी, और इफ्तिखार अहमद हमारे साथ, विनीत आहारे हमारे साथ, डेमोक्रेसी इन डेंजर जोन कह रहे हैं। इंजीनियर एराज जी हमारे साथ में बने हुए हैं, मोहम्मद शरीफ बने हुए हैं, संजय पांडे हमारे साथ, आपकी पत्रकारिता को सलाम लिख रहे हैं, और संजय बिट्टो हमारे साथ हैं। डीवी लाइव का प्रोग्राम सुबह से आ गया तो दूसरे प्रोग्राम देखने की ज़रूरत ही नहीं है, लिख रहे हैं संजय बिट्टो साहब, बहुत शुक्रिया आपको। और लाइट ऑफ एशिया हमारे साथ, राजीव जी कांग्रेस का ये बलिदान जाया नहीं जाएगा, वक्त इसका हिसाब लेगा, विपक्ष के सभी लोकसभा सदस्यों को एक साथ इस्तीफा देना चाहिए। प्रदीप दास जी कह रहे हैं कि आज से संसद जनता का नहीं रहा, वो अब मोदानी का हो चुका है। और जगमोहन सिंह जी कह रहे हैं राहुल गांधी की दुश्मनी तो अंधेरे से है, हवा तो बेवजह ही उनके खिलाफ है, पर अब नहीं रहेगी। जी बिल्कुल। इंद्रजीत निषाद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, राजीव गांधी हमारे दिलों में, राहुल गांधी हमारे दिलों में बसे हैं, मोदी जी को हिम्मत है तो निकाल दो। और विजय कुमारी राजकुमार, अंधेरा कायम हो गया है, लिख रहे हैं जबीर हुसैन लश्कर हमारे साथ। बहुत शीला जैन जी का कहना है कि निरंकुश शासक देश में बहुत अच्छा बनकर आया था, पर इसका मन बहुत मैला था, राष्ट्रभक्ति का चोला ओढ़ कर आया था, पर अंदर से देश विरोधी निकला। विक्टर 22 कह रहे हैं कि अंतिम लड़ाई है दोनों पक्षों की, जिसने पहला वार किया वही जीतेगा। तो बहुत कुछ, किसकी जीत किसकी हार जो भी है, कुलदीप मलिक जी भी हैं, तमाम साथी, और विष्णु प्रसाद यादव जी कह रहे हैं हमें लगता है कि डीबी न्यूज वाले आत्महत्या कर लेंगे। विष्णु जी शुभ शुभ बोलिए, क्यों ऐसी बातें करते हैं आप, हमारे दोस्त हैं, इतने अच्छे आदमी हैं, जिंदा रहने की कुछ वो तो दीजिए कि कैसे जिंदा रहा जाए, आप तो आत्महत्या की बात करते हैं। सैयद अब्दुल मुगनी जी कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की पोल खोल देते हैं। और सुधा जोशी जी का कहना है कि ये राहुल गांधी जी के लिए बहुत ही शुभ होगा और एक नक्षत्र की तरह याद में, इतिहास में सदैव चमकता रहेगा। विनोद सिंह भी, मोहम्मद आरिफ भी, स्मोकी ब्लॉग्स भी, आप सबको बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत धन्यवाद। और मैं जानता हूँ कि आज से रमज़ान का महीना भी शुरू हो चुका है और रोज़ा इफ्तिखार और इन सब के बीच आप लोग जो हैं इस प्रोग्राम को भी देखते हैं कई साथी, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और रवि सिसोदिया साहब का ट्वीट देख रहा हूं, कांग्रेस मुख्यालय में आज 6 बजे बड़ी बैठक कांग्रेस अध्यक्ष ने बुलाई थी और आज की बैठक में लोकसभा सांसद रवनीत बिट्टू ने बोला कि सभी सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए अभी आप लोग कह रहे थे और ये ट्वीट अभी देख रहा हूं कि सभी सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए, राहुल गांधी के साथ साथ सबको
छोड़ देना चाहिए, लोकसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है जो हमारे एक साथी लिख भी रहे थे। तो बहुत कुछ, नरसिंह कुंडलवाल जी हमारे साथ, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोग सड़क पर आ गए थे, परंतु अंधभक्त ऐसा नहीं करेंगे और ऐसे दावा बीके भी हमारे साथ, प्रदीप दास जी हमारे साथ। चलिए, आप सबसे एक बार फिर से बहुत धन्यवाद अदा करता हूं आप लोगों को और इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी खबरों के साथ और साथ में कुछ हमारे तमाम पैनलिस्ट होते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।